आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मन का मीत। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाएं तो अच्छा है, वरना दिल से मोहब्बत का यकीन उठ जाता है। कभी कभी जिंदगी ख्वाब तो पूरे करती है, मगर उसी में से कुछ रंग चुरा लेती है, ताकि खुशी अधूरी ही रहे। किसी के हिस्से में आसमान का फैलाव आता है तो किसी के हिस्से में ज़मीन की ठंडक, पर दोनों का सुख शायद ही किसी को नसीब होता है। हमारी कहानी के नायक श्रीमान युवराज सिंह राठौड़ भी उन्हीं अधूरी चाहतों के मारे हुए लोगों में से हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी आंखों में कभी उम्मीदों का आसमान था और दिल में रिश्तों का घर, पर वक्त ने दोनों को वीरान कर दिया। अब उनकी शिकायत सिर्फ किस्मत से नहीं, बल्कि उन चेहरों से भी है जिन पर उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। और सबसे बड़ी शिकायत खुद से है कि आखिर उन्होंने चाहा क्या था और पाया क्या। कभी लगता है जो मिला वो उनका सब कुछ था, और कभी लगता है वो तो खो देने के काबिल ही था। लेकिन सच क्या है? क्या उन्होंने सच में खोया? क्या उनकी ज़िंदगी से किसी ने चुपके से सब छीन लिया? आइए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत भी है, तन्हाई भी, और एक ऐसा सच जो आपकी रूह तक को छू जाएगा। शादी के पूरे 3 महीने बाद कहीं जाकर श्रद्धा को युवराज के पास कानपुर आने का अवसर मिल पाया था। शादी के बाद अगर तुरंत ही बहू को बेटे के साथ भेज दिया तो भला वो घर में सबसे कैसे घुल मिल पाएगी, कैसे घर के रीति रिवाज से परिचित हो पाएगी। हाँ, यही कुछ दलीलें देकर ही तो उसकी सासू माँ पल्लवी जी ने उसे अपने पास रोक लिया था। सच तो ये था कि श्रद्धा को देखकर उनके मन में बरसों से दबी एक बेटी की चाह फिर से प्रबल हो उठी थी। वो कुछ वक्त उसके साथ गुजारना चाहती थी। वो सासों की सदियों से चली आ रही खूंखार इमेज को तोड़ श्रद्धा के साथ माँ बेटी जैसे रिश्ते की बुनियाद रखना चाहती थी। शुरू शुरू में तो श्रद्धा को थोड़ा बुरा लगा था। एक तो वो पहले शादी नहीं करना चाहती थी, कारण बचपन से किसी भी काम के लिए मना करने पर उसकी दादी द्वारा भविष्य में ससुराल में होने वाली तकलीफ़ों का वर्णन, जिसे सुन सुनकर उसने तो लगभग तय ही कर लिया था कि उसे बस अपनी पढ़ाई पूरी करके ज़िंदगी में कुछ अलग, कुछ ऐसा करना है जो उसे एक नई पहचान दे सके, ना कि शादी करके सास के ताने सुनने हैं। पर सोच और सपने अपनी जगह, जिंदगी के फैसले अपनी जगह। तो लाख बड़बड़ करने के बाद भी वो आखिर श्रद्धा से श्रीमती युवराज सिंह बन ही गई थी। हाँ, तो ससुराल में शादी के बाद रोके जाने से नाखुश श्रद्धा धीरे धीरे अपनी सासू माँ के अरमानों, उनके प्यार को समझने लगी थी। इकलौती बहू होने के कारण पल्लवी जी के साथ साथ पूरा परिवार उसको इतना लाड लड़ाता कि धीरे धीरे उसका भी मन वहाँ लगने लगा था। कुछ भी बनाए, कुछ भी करे, पल्लवी जी उसकी बलाएं लेते नहीं थकती थी। बचपन से ही दो भाइयों के साथ पली बड़ी श्रद्धा भी टॉम बॉय टाइप होने के कारण नित्य ही माँ से डांट खाती थी। पर यहाँ उसकी हर बात पर होने वाली तारीफों ने उसका दिल ही जीत लिया था। अब उसको भी ये घर अपना अपना सा लगने लगा था। पर वो व्यक्ति जिसके हाथों को थाम कर उसने इस घर की दहलीज पर कदम रखा था, उसके दिल में क्या है, कहाँ समझ पाई थी। 3 महीनों में कुल जमा 2 बार ही आया होगा वो यहाँ, वो भी मम्मी जी के बार बार फ़ोन करने पर। नई पत्नी के साथ समय बिताने के लिए उसमें कोई उत्साह था ही नहीं। वहीं अगर उससे कभी कोई बात करती तो वो बस हाँ हूँ में ही जवाब देकर कभी इधर तो कभी उधर निकल जाता। उसे पसंद तो उसी ने किया था, फिर ऐसी तटस्थता का क्या मतलब था। विवाह के करीब 3 महीने बाद दोनों साथ साथ थे, पर पिछले 3 महीनों से ही श्रद्धा ये महसूस कर रही थी कि उसके प्रति युवराज के बीच में कुछ तो था जो मिसिंग था। नवविवाहित युगलों के बीच जो एक दूसरे से मिलने, बात करने, बाहर साथ साथ घूमने जाने और सबसे बड़ी बात एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए जो उत्साह होता है, वो उसे युवराज में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। माना कि उसकी और युवराज की उम्र में थोड़ा फासला था, पर इतना भी नहीं कि वो शादी होते ही एकदम टिपिकल हस्बैंड की तरह व्यवहार करने लग जाए।
दूर से वो दोनों एकदम सामान्य कपल नजर आते थे। शादी के बाद युवराज जब एक हफ्ते वही उसके पास रुका था। कभी इस तो कभी उस रिश्तेदार के घर लंच या डिनर पर साथ ही जाते थे। पर तब भी उसके तैयार होने पर युवराज की प्रतिक्रिया जानने के लिए उठी उसकी नज़रों को निराशा ही हाथ लगी थी। उसके बाद युवराज मुश्किल से वहाँ 2 ही बार आया होगा। उसमें भी पूरा दिन कभी इससे तो कभी उससे मिलने मिलाने में निकाल देता। वो भी उसके साथ जाती थी पर बेमन से। शाम को चाय पर माँ पापा से बतियाने बैठ जाता तो समय भूल जाता। पर उसके पास आते ही पता नहीं कौन सा सांप सूंघ जाता कि एकदम ही चुप्पी साधे रहता। उसके प्रणय निवेदन प्रेम प्रस्ताव में भी उसे पता नहीं क्यों एक औपचारिकता का ही एहसास होता था। फिर सोचती कि शायद अरेंज मैरिज के साइड इफ़ेक्ट होंगे, धीरे धीरे ही एक दूसरे के प्रति प्यार उपजता होगा। पर वो भी क्या करे, उसकी भी कुछ भावनाएं हैं कि नहीं। उसके व्यवहार में ऊष्मा की कमी पल्लवी जी ने भी महसूस कर ली थी। तभी तो उसके दूसरी बार वहाँ आने पर उन्होंने युवराज से कुछ दिनों के लिए श्रद्धा के साथ कहीं घूम आने का प्रस्ताव रखा था, जिसे युवराज ने तुरंत ही छुट्टी ना मिल पाने का बेकार सा बहाना बनाकर तुरंत ही खारिज कर दिया था। और उस समय श्रद्धा का इस बात को सुनकर उतरा हुआ चेहरा उन्हें अंदर तक आहत कर गया था। बहू को बेटी माना था, पर इसके लिए वो उसके इस सुनहरे दिनों को यूं बर्बाद होते भी तो नहीं देख सकती थी। कभी कभी उन्हें खुद भी युवराज पर बड़ा गुस्सा आता। कोई बगैर पूछे तो उसकी शादी श्रद्धा से नहीं करी थी। अगर नहीं पसंद थी या कोई और पसंद थी तो पहले बता देता। अब नई बहू के साथ ऐसा शुष्क व्यवहार करके उसके दिल को दुखाने का क्या मतलब था। और उन्होंने तभी श्रद्धा को मायके से सीधे युवराज के पास जाने का अपना फैसला सुना दिया था। यहाँ आकर श्रद्धा ने सोचा था कि शायद जब हम दोनों ही रहेंगे तो धीरे धीरे एक दूसरे को जान जाएंगे। हो सकता है युवराज वहाँ माँ पापा के सामने संकोच करते हों, पर यहाँ आकर उसने पाया कि वहाँ संकोच तो करते थे पर बोलने बतियाने का ही नहीं, हर बात में अपनी विशेष टिप्पणी देने में। दिन भर लगकर वो घर को संवारती, एक से एक डिशेस बनाकर शाम को सज धज कर युवराज के स्वागत के लिए तैयार होती। पर मजाल है कि महाशय तारीफ का एक बोल भी बोल दें। खाने की थाली चाट पोंछ कर साफ कर देने के बाद भी मुंह से एक बार भी नहीं निकलता कि खाना अच्छा बना है। श्रद्धा के पूछने पर भी हाँ ठीक है का रूखा सा जवाब देकर जनाब उठ जाते। उस समय उसे गुस्सा तो इतने जोर का आता, पर तभी चलते समय सासू माँ की सीख, बेटा रिश्तों के सफ़र में सब्र के घोड़े पर बैठा सवार कभी नहीं गिरता, ये याद रखना, सोच कर चुप रह जाती। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब युवराज ने बोलना शुरू कर दिया था, पर उसकी तारीफ में या उससे नहीं, अपनी विशेष सलाह और उसकी कमियों के बारे में। एक दिन अचानक उसके दरवाजे की बेल बजी। खोला तो उसके लिए एक सरप्राइज़ था। डोरबेल की आवाज़ पर जब श्रद्धा ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कुरियर से उसकी सबसे प्यारी सहेली ने शादी पर ना पहुँच पाने पर उसके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट भेजा था। गिफ्ट में था उसके और युवराज के लिए खूबसूरत घड़ियों का सेट। गिफ्ट उसे कैसा लगा ये जानने के लिए तभी सहेली ने उसे फ़ोन किया था। फ़ोन पर बातें करते करते कब वो सब्ज़ी में नमक डालना भूल गई। युवराज के घर आने पर खाना टेबल पर लगाते हुए वो कितने उत्साह से उसे गिफ्ट और उसकी फ़ोन कॉल के बारे में बताने ही लगी थी कि पहला कौर मुंह में रखते ही युवराज बोला, सहेलियों से गप्पे लड़ाने से फुर्सत मिल जाया करे तो कम से कम खाना ही ढंग से बना लिया करो। दिन भर के बाद बंदा खाना खाने बैठे तो ये खाने को मिलता है। कहकर वो उठकर चला गया था। वो एकदम अवाक रह गई थी। ये क्या तरीका था रिएक्ट करने का। अरे नमक ही तो डालना भूल गई थी उस दिन, और इतने दिनों से वो जो रोज़ रोज़ इतने तरीके के पकवान बना बना कर खिला रही थी, उसके बारे में तो जनाब के मुंह से आज तक कभी एक शब्द नहीं निकला था। उस दिन वो तो चुप रह गई, पर हर गुजरते दिन के साथ युवराज का लगभग हर बातों में बिन मांगी सलाह देना और उसके हर काम में बिना मतलब की नुक्ताचीनी बढ़ने लगी थी। और उसका ये व्यवहार अब श्रद्धा को भी धीरे धीरे उससे दूर कर रहा था। ससुराल में 3 महीने ही में ही उसका सब का दिल जीत लिया था। सासू माँ हो, रिश्तेदार हो या फिर पास पड़ोस, सब उसके काम करने और उसके व्यवहार की तारीफ करते नहीं थकते थे। और उसकी सास अब तक की सुनी सुनाई सासों से बिल्कुल अलग उसे कितना प्यार करती थी, कितना रोई थी उसके मायके जाते वक्त। और एक ये है, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर युवराज मन ही मन उसकी तुलना किससे कर रहा है, जिसकी तुलना में उसका पलड़ा हमेशा ही हल्का पड़ जाता है। धीरे धीरे उसके और युवराज के बीच में एक अजीब सा तनाव रहने लगा था।
पहले जहाँ वो हर पल उसके साथ समय बिताने की कोशिश करती थी, अब अपने आप में ही सिमटने लगी थी। अब युवराज के घर पर ना रहने पर उसे ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि घर आते युवराज का उसे हर बात पर टोकना, हर बात में कमियां निकालना उसे इरिटेट करने लगा था। कभी कभी आते जाते समय श्रद्धा तैयार होती तो उसे लगता कि युवराज उसकी तारीफ भले ही ना करे पर कम से कम नज़र उठाकर देखे तो सही। पर वहाँ उसकी तरफ देखती तो उसे निर्लिप्त भाव से फ़ोन में लगा देख उसका मन भी धीरे धीरे बनने संवरने से उचाट होने लगा था। उसे एक बार फिर माँ पापा के उसकी शादी के निर्णय पर पछतावा होने लगा था। यह आए हुए भी उसे करीब करीब 6 महीने से ऊपर हो गए थे। साथ लाए हुए ज़रूरी सामान भी अब ख़त्म हो चले थे। साथ ही खाली समय का सदुपयोग करने के लिए अब वो एक बार फिर अपने पेंटिंग के शौक को पूरा करना चाहती थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लाए, युवराज के साथ जाकर लाए या ऑनलाइन मंगवा ले। पर फिर सोचा, जैसे वो अपने आप घर का, युवराज का, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है, उसी तरह उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना भी तो युवराज की जिम्मेदारी है। कुछ भी कहने और विशेष टिप्पणियों को सुनने से बेहतर होगा कि लिस्ट ही थमा दी जाए। ऑफिस से लौटते हुए लेते आइएगा। उस दिन उसने सुबह युवराज को उसके ऑफिस जाते समय उससे अपनी चीज़ों को मंगवाने की लिस्ट थमाई ही दी थी कि वो हमेशा की तरह व्यंग्यात्मक सुर में बोला, माँ तो कहती थी तुम बड़ी स्मार्ट हो, पर लगता है ये वहाँ तुम सब उन्हें इम्प्रेस करने के लिए करती थी। और ये सब क्या है? कैनवास, पेंटिंग, ब्रशेस, कलर्स, फिजूल की बर्बादी, समय की भी और पैसे की भी। और मैं तो यहाँ वहाँ भटकने से रहा इन सब के लिए। जाओ और खुद ही जाके ले आओ। वैसे भी बहुत सारा फालतू टाइम है तुम्हारे पास। दिन भर काम ही क्या होता है, उस पर भी तुम हर छोटी बड़ी बात की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर आराम से घर पर बैठकर अब पेंटिंग भी करना चाहती हो। अरे इतना ही शौक है तो खुद जाओ। अरे पढ़ी लिखी हो, थोड़ी बहुत घर के बाहर के कामों की जिम्मेदारी भी उठा सकती हो। घर पर आराम से बैठी रहती हूँ तो घर की साफ सफाई, खाना, कपड़े धोना क्या कोई और कर जाता है? और जो हर आधे घंटे में कभी चाय तो कभी कॉफ़ी, उसके मन से ज़बान तक बस आते आते रह गई। कुछ सोचकर श्रद्धा ने उसी समय उसके सामने रखी लिस्ट उठाकर अपने हाथ में ले ली। हाँ, पढ़ी लिखी भी है और स्मार्ट भी, कर लेगी अपने काम अपने आप ही। और अब से ये बात किसी और को भी ध्यान में रखनी है, ये भी याद दिला देगी। दोपहर को सारे काम फटाफट निपटाकर एक बार फिर वो अपने पुराने अवतार में आ गई थी। आज उसने साड़ी या सूट ना पहनकर अपनी ऑल टाइम फेवरेट ड्रेस, जीन्स और कुर्ती डाल ली थी। कानों में पहने हुए गोल्ड के ईयरिंग उतारकर ब्लैक मेटल की छोटे छोटे झुमकी डाल ली थी। आंखों में हमेशा की तरह काजल था, पर लिपस्टिक की जगह बस लिप बाम लगाया था और बालों को बस यूं ही क्लचर करके खुला छोड़ दिया था। कुल मिलाकर अब तक शादी के बाद जिस तरह रहने की हिदायत उसे लगभग हर किसी ने दी थी, उनमें से हर एक बात को उसने परले सिरे से नकार दिया था। आईने में खुद को देखकर उसे ऐसा लगा कि वो फिर से शादी से पहले वाली श्रद्धा बन गई है। हाँ, पहले जैसी श्रद्धा जो अपने घर में माँ पापा की लाडली थी। उसकी किसी बात पर माँ भले ही कभी मना कर देती, पर पापा कभी नहीं करते थे। उनके लिए तो श्रद्धा जो भी कहे बेस्ट ही होता था। आस पड़ोस के बच्चों की तो वो रोल मॉडल थी। खेल कूद हो, पढ़ाई या प्रोजेक्ट हो, या करनी हो न्यू ईयर की पार्टी, श्रद्धा दी के बगैर पूरी नहीं होती थी। और अब देखो, एक ये है मिस्टर युवराज, जिन्हें उसकी हर बात में कुछ न कुछ कमी मिल ही जाती थी। कपड़े बदल लेने से ही सब कुछ बदल जाता तो बात ही क्या थी। सोचते हुए उसने गहरी सांस छोड़ी, पर बस अब और नहीं, बहुत झीली उसने अपनी ज़िंदगी सबके हिसाब से। अब वो वैसे ही रहेगी जैसे वो रहती आई थी, माँ और सासू माँ के बताए क्राइटेरिया पर नहीं। नए शहर को और शायद खुद को भी अपनी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए वो तैयार थी। घर लॉक करके वो निकल पड़ी बाजार की तरफ। निकलने से पहले शहर के बारे में थोड़ा बहुत नेट पर सर्च कर लिया था, तो कम से कम उसे ये तो पता था कि उसे सामान लेने कहाँ जाना है। कैब बुक करके उसने सबसे पहले नवीन मार्केट जाने का पोल आराम से गूगल मैप पर चेक करती रही कि वो सही जा रही है या नहीं। नए शहर के इस इंडिपेंडेंट एडवेंचर में अब उसे मज़ा आ रहा था। मार्केट पहुंचकर सबसे पहले तो उसने पूरी मार्केट का अच्छी तरह जायज़ा लिया, फिर अपनी लिस्ट के अनुसार खरीदारी का कार्यक्रम शुरू किया। अभी आधी शॉपिंग ही कर पाई थी कि कहीं से आ रही गर्मा गर्म डोसों की खुशबू ने उसे याद दिलाया कि सुबह जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में वो नाश्ता करना ही भूल गई थी और अब उसे जोरों की भूख लग रही थी। आसपास नज़र घुमाई तो वहीं पास में एक डोसा कॉर्नर नज़र आया। वहाँ पहुँचकर एक मसाला डोसा और कॉफ़ी का ऑर्डर देकर एक कॉर्नर की टेबल पर जा बैठी।
उसकी टेबल ऐसी जगह थी जहाँ से उस पर किसी की भी एकदम नज़र नहीं पड़ सकती थी, पर वो रेस्टोरेंट में आने जाने वाले हर व्यक्ति को आराम से देख सकती थी। उसके ऑर्डर का नंबर आने में अभी देर थी। वो वहीं बैठे बैठे वहाँ आए लोगों के बारे में मन ही मन अंदाज़ा लगाने लगी। सामने की टेबल पर शायद कॉलेज बंक करके आया जोड़ा बैठा था। साइड में रखा कॉलेज बैग इसकी चुगली कर रहा था। लड़के के लाख रोमांटिक अंदाज में बात करने के बावजूद लड़के की नज़र जिस तरह से घबरा कर हर आहट पर बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी, उससे साफ पता चल रहा था कि शायद इसे खुद को उस लड़के के साथ देखे जाने का डर था। उसके बाईं ओर एक अधेड़ दंपति बैठे थे, जो शायद किसी खास अवसर बेटे या बेटी की शादी के लिए शॉपिंग करने के बाद थक हार के 2 घड़ी सुस्ताने और भूख मिटाने के साथ साथ आगे की प्लानिंग करने के लिए वहां बैठे थे। उनके अगल बगल रखे ढेरों शॉपिंग बैग से तो उसे यही लग रहा था। उनके चेहरे पर खींची चिंताओं की लकीरें देखकर उसे लगा था कि निश्चित रूप से बेटी की ही शादी होगी। माँ पापा के चेहरे पर ऐसी लकीरें उसने भी देखी थी उसकी शादी की शॉपिंग करते समय। सामान सबको पसंद तो आएगा ना, कोई श्रद्धा को कुछ सुनाएगा तो नहीं, वगैरह वगैरह। उनकी याद आते ही पता नहीं क्यों उसकी आंखों में नमी सी आ गई। अब यही आंसू भी आकर सबके सामने उसका तमाशा ना बना दे, इसलिए वो वहाँ से नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगी। अभी आसपास के माहौल पर गौर कर ही रही थी कि उसका ध्यान अचानक उसी समय अंदर आते एक जोड़े पर पड़ा। पत्नी ने शानदार डिज़ाइनर सूट पहन रखा था। हाथों में पहने हुए चूड़े के अलावा जिस तरह से उसके साथ युवक उसको प्यार भरी नज़रों से निहार रहा था, वो क्या बातें कर रहे थे ये तो सुनाई नहीं दे रहा था, पर उसकी पत्नी के बात बात पर गुलाबी हुए जा रहे गाल साफ साफ उनकी न्यूलीवैड होने की पुष्टि कर रहे थे। उनको देखने के बाद उसका ध्यान खुद पर गया। एक ये लोग हैं और एक हम लोग हैं। शादी के बाद एक दिन ऐसा नहीं आया जब हम लोगों ने ढंग से बैठकर बात की हो। इतना प्यार जताने के बारे में कौन कहे, समझ ही नहीं आता इस बंदे में इतना एटीट्यूड किस बात का है। रिश्ता आपके मम्मी पापा ने भेजा, शादी की जल्दी भी उन्हीं को थी। माँ पापा के इमोशनल अत्याचार की शिकार बन बलि पर चढ़ी मैं, उस पर आपके ऐसे तेवर, मानो आपने शादी करके मुझ पर कोई उपकार किया है, या मैं ही इन पर फिदा होकर ज़बरदस्ती इनके गले पड़ गई थी। हद ही हो गई। शक्ल और पर्सनैलिटी में मैं क्या किसी से कम हूँ जो इतना इतराते हैं। होंगे इंजीनियर अपने लिए, मेरा कौन सा ड्रीम था इनसे शादी करने का। अच्छा खासा करियर बन रहा था, पर नहीं, शादी कर लो, इतना अच्छा रिश्ता खुद चल कर आया है, जैसे सज्जन घर वाले वैसा ही योग्य पुत्र। इतने दिनों से माँ पापा की इज्जत और मम्मी जी के प्यार के कारण चुपचाप सुनती जा रही हूँ, तो जनाब खुद को शहंशाह समझने लगे हैं। जब देखो ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं। अरे मैं क्या तुम्हारी अनपेड केयर टेकर हूँ, या तुमको मैंने अडॉप्ट कर लिया? बैठे बैठे ये दो वो दो। अरे कभी खुद भी हाथ हिला लो। अभी कुछ पलट कर बोल दूँ तो सब समझ आ जाए, पर बस अब टाइम आउट हो गया है। अगर इनको लगता है कि ये आसमान से उतरे हुए हीरो हैं, तो मैंने भी गलतफहमी दूर नहीं की तो मेरा नाम भी श्रद्धा नहीं। इन्हीं ख्यालों के बीच तभी सामने डिस्प्ले पर उसका ऑर्डर नंबर फ्लैश हुआ और वो आराम से अपना डोसा एंजॉय करने में व्यस्त हो गई। ऑफिस में क्लाइंट के साथ साथ एक लंबी मीटिंग के बाद जब युवराज ने अपने बैग में लंच बॉक्स निकालने के लिए हाथ डाला ही था, उसे याद आया कि आज तक श्रद्धा ने उसे बॉक्स पकड़ाया ही नहीं। साथ ही याद आया सुबह की सारी बातें। ओह, तो आज उसने सामान लाने के लिए मना कर दिया था, तभी गुस्से में लंच बॉक्स नहीं दिया। कोई नहीं, ऑफिस की कैंटीन जिंदाबाद, रहो गुस्सा, ये भी कोई बात है। अब ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया मैंने, सच बात है तो कही थी। अपने आप को ही अपनी दलीलों से आश्वस्त कर पाता कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। मम्मी की कॉल थी। सही समय पर फ़ोन किया, अभी बताता हूँ उनके लाडली बहू की हरकत। सोचते हुए उसने कॉल उठाई ही थी कि मम्मी की घबराई हुई आवाज़ ने उसे चौंका दिया। क्या हुआ मम्मी, इतना घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है? पापा कहाँ हैं? एक ही सांस में उसने सारे सवाल पूछ डाले। अरे यहाँ सब ठीक है, तू बता श्रद्धा कहाँ है, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? 1 घंटे से मैं और भाभी जी बराबर उसका फ़ोन मिला रहे हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही। तू कहाँ है? तुम लोग कहीं बाहर गए हो क्या? मैं तो ऑफिस में ही हूँ और श्रद्धा तो घर पर। कहते कहते उसको ख्याल आया कि कहीं सुबह की उसकी बात को सीरियसली लेकर देवी जी अकेले ही तो। शिट शिट शिट, अभी जानते ही क्या है इस शहर के बारे में, कहीं रास्ता भटक गई या किसी गलत व्यक्ति के चंगुल में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सो गई होगी। पर कहीं सच में श्रद्धा क्या जवाब देगी मम्मी को, श्रद्धा की माँ को?
उसको ठंडे पसीने आने लगे थे। बॉस को फ़ोन पर इन्फॉर्म करके घर भागा। वहाँ पहुँचकर देखा तो दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। अब क्या करे, कहाँ ढूंढे इस पागल लड़की को? पता नहीं कहाँ गई होगी। पैसे भी होंगे उसके पास या नहीं। उसे गुस्से के साथ साथ अब घबराहट भी होने लगी। किससे पूछे, क्या करे, पता नहीं कहाँ भटक रही होगी ये लड़की। फ़ोन मिलाया तो वही हाल, कुछ समझ में नहीं आया। तो यूं ही आसपास के मार्केट में गाड़ी से इधर उधर नजरें दौड़ाकर उसे ढूंढने के असफल प्रयास करने लगा। 1-2 घंटे तक यहाँ वहाँ भटकने के बाद आखिर थक हार कर घर वापस चला आया। पास पड़ोस में आज तक ना उससे खुद परिचय बढ़ाया था, ना ही श्रद्धा को बढ़ाने दिया था, और आज अपनी इस बेवकूफ़ी पर उसे रह रह के गुस्सा आ रहा था। अंत में घर पर ही बैठकर श्रद्धा का इंतज़ार करने लगा। आज इतने दिनों बाद उसे वक्त मिला था श्रद्धा के प्रति अपने व्यवहार के विश्लेषण करने का, और उसे कोई कैफियत नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर क्यों वो बिना किसी कारण उसे हर बात में टोकता रहता था। क्यों उसको देखकर उसे हमेशा हार का एहसास होता था। किसकी छवि वो आज तक श्रद्धा में तलाश रहा था, और अगर ये सारी बातें सच भी हैं तो इसमें श्रद्धा का क्या दोष? उसे तो बस इतना ही पता है कि ये शादी मेरी पसंद से हुई थी। कितना ध्यान रखती है हर बात का। घर अब जाकर लगने लगा है, वरना तो ऑफिस से आने का मन ही नहीं करता था। और खाना भी कितना स्वादिष्ट बनाती है। और एक वो है कि दिन भर के उसके काम पर 2 मिनट में अपनी ऊल जलूल टिप्पणियों से पानी फेर देता है। उस पर भी आज तक उसने कभी पलटकर कुछ नहीं कहा। तभी मोबाइल की रिंग से उसका ध्यान टूटा। माँ का ही फ़ोन था। क्या बताए उनसे, फ़ोन ही नहीं उठाया तो वो टेंशन में आ जाएंगी। वहाँ बैठे हुए उसे अब पूरे 2 घंटे हो चुके थे। हेलो माँ। नहीं, श्रद्धा घर पर नहीं है, कुछ सामान लेने मार्केट तक गई थी। शायद। शायद का क्या मतलब? तुझे बताकर नहीं गई है? और तूने अकेले जाने कैसे दिया उसको? अनजान शहर है, क्या जानती है वो यहाँ के बारे में? देख, तेरे ऑफिस के मामले में आज तक मैंने कभी कुछ नहीं बोला। तू यहाँ श्रद्धा से उखड़ा उखड़ा रहता था, तब भी मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि यहाँ मैं थी, तेरे पापा थे, पर वहाँ श्रद्धा तेरी जिम्मेदारी है। तो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? श्रद्धा तुझे पसंद ही नहीं थी या कोई और पसंद थी तो मुझे पहले बताना था। शादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी के साथ करना क्या अच्छा है? आज के बाद मेहरबानी करके ऐसा कुछ मत करना कि मैं श्रद्धा की माँ को कोई जवाब देने के लायक ही ना रहूं। इतना कहकर माँ ने फ़ोन काट दिया था। माँ की डांट के बाद युवराज को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी सफाई में क्या दलील दे। उनका कहा एक एक शब्द उसे अपनी गलतियों का एहसास करा रहा था, पर वो क्या ऐसा जानबूझकर करता था? पता नहीं क्यों, पर श्रद्धा को देखते ही उसके मन में एक खींच सी आने लगती थी, जो जाने अनजाने श्रद्धा पर उतार देता था। उसने जिसे दिलो जान से चाहा था, और अगर वो उसकी पसंद नहीं था तो इसमें क्या वाकई श्रद्धा की क्या गलती? चलो, वो अब से पूरी कोशिश करेगा अपने पर काबू रखने की, पर फिलहाल अभी तो वो है कहाँ ये जानना ज़रूरी है। एक बार फिर वो सड़कों पर यूं ही निरर्थक भटकने निकल पड़ा। स्वादिष्ट डोसे और कॉफ़ी के बाद श्रद्धा का मन एकदम प्रसन्न हो गया था। मन में उठ रहे डिप्रेसिव ख्यालों को परे हटाकर एक बार फिर वो तैयार थी बाकी की शॉपिंग के लिए। लिस्ट में चेक किया तो बस अब थोड़ा बहुत सामान ही बचा था लेने के लिए। समय देखने के लिए मोबाइल निकाला तो देखा उस पर मिस कॉल का ढेर लगा था। सासू माँ की 20, माँ की 15 और 30 युवराज की। अब क्यों मिला रहा है फ़ोन? सुबह तो बड़ी अकड़ में कहा था कि खुद करो अपना काम, अब फ़ोन पर फ़ोन कर रहा है। होगा फिर कोई नया काम उसे, और क्या। वो तो अब सारे काम निपटा के ही घर जाएगी। माँ और सासू माँ से बात करने की कोशिश ज़रूर करी, पर मार्केट के शोरगुल में ना वो क्या कह रही है उनको, ना वो क्या कह रही है उसको समझ में ही आ रहा था। हार के डिसाइड किया कि घर पहुंचकर बात कर लेगी। उसने मोबाइल दोबारा पर्स में डाला और आगे बढ़ गई। सारे सामानों को खरीद कर वो अभी कैब बुक करने ही लगी थी कि अचानक एक कार उसके बगल में आकर रुकी। मैं आई ड्रॉप यू मिस? अभी पलटकर कुछ तीखे से जवाब देने वाली थी कि उसमें बैठे व्यक्ति को देख उसकी चीख निकल गई। मैं आई ड्रॉप यू के बच्चे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। यू नालायक डफर लूज़र कहीं के, कहाँ थे अब तक? ना कोई फ़ोन, ना कॉल, ना मैसेज। हद होती है बदतमीज़ी की भी। मैंने कितनी बार फ़ोन किया पर कोई जवाब नहीं, और अचानक आसमान से टपक कर पूछ रहे हैं मैं आई ड्रॉप यू? ड्रॉप तो अभी मैं करूँगी, तुम्हें तुम्हारी गाड़ी से धक्का देकर ज़मीन पर। समझते क्या हो खुद को? अचानक अर्जुन को वहाँ देखकर श्रद्धा को समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले वो आश्चर्यचकित हो, खुश हो, या उसके किसी भी फ़ोन और मैसेज का जवाब न देने के लिए नाराज़ हो। अरे अरे, अपने इतने सारे सवालों और गालियों के बीच सांस भी तो ले लो मेरी माँ। और यहाँ ऐसे पागलों की तरह सड़क पर खड़ी चिल्लाती रहोगी, गाड़ी में भी बैठोगी?
अर्जुन की बात पूरी होने से पहले ही श्रद्धा गाड़ी में बैठ चुकी थी। अर्जुन उसका सबसे पक्का बचपन का दोस्त था, पड़ोसी भी और सबसे बड़ा दुश्मन भी। आज भी उसे सब याद है, वो उसी के स्कूल में पढ़ता था तो उसका सीनियर, पर आज तक उसने उसको अपने से बड़ा माना ही कब था। अर्जुन स्कूल की किस लड़की को ताड़ने के लिए उसे बीच रास्ते में अकेले छोड़कर भाग जाता है, ये रिपोर्ट आंटी तक ना पहुंचाने के लिए अपनी न जाने कितनी आड़ी टेढ़ी बातें वो उससे मनवा लिया करती थी, और वो भी कुछ कम कहाँ था। मैथ्स में उसका हाथ जरा तंग था, और ये बात अर्जुन से अच्छी तरह कौन जानता था। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हुए उसका लटका हुआ मुंह देखकर ही वो समझ जाता था कि उसने फिर से पेपर चौपट कर दिया। उसके घर पहुंचते पीछे पीछे चला आता, और फिर माँ के सामने वो जितना पेपर के बारे में बात करना अवॉइड करती, वो उतना ही बार बार माँ को पेपर के बारे में पूछने के लिए याद दिलाता, और तब तक दिलाता जब तक माँ पूछताछ करके उसे डांट नहीं लगा देती। और इस बात का बदला भी श्रद्धा उसकी मम्मी से उसकी हर बात की शिकायत करके जब तक उसे भी डांट नहीं पड़वा लेती चुप नहीं बैठती थी। इन सब बातों के बावजूद दोनों को एक दूसरे के बगैर चैन ही नहीं पड़ता था। इसीलिए शायद दोनों की माँओं ने उन दोनों का नाम टॉम एंड जेरी रखा था। ना साथ चैन ना दूर आराम। सहेलियों के साथ पिक्चर जाना हो तो टिकट के साथ साथ मम्मी से परमिशन भी वही दिलवाता था। स्कूल में मजाल है कि कोई लड़का उसे आंख उठाकर भी देख ले। कितने लड़के उसके हाथों से तो श्रद्धा से बस कॉपी या नोट्स मांगने ही पिट चुके थे। उसमें इंटरेस्ट दिखाने की हिम्मत भी भला कौन करता। उसका सहेलियाँ तो कई बार मजाक मजाक में ये भी कहती थी कि तेरी लव स्टोरी तो तेरे इस बॉडीगार्ड के कारण कभी बनने से रही, तेरी तो शादी होगी वो भी अरेंज। हाँ, शादी में इसे मत बुलाना, क्या पता तेरे दूल्हे की पिटाई करके उसे भगा न दे। और देखा सच में कहाँ आ पाया था वो उसकी शादी में। हाँ, इसी बात का तो जवाब उसे चाहिए था। फ्लैशबैक से श्रद्धा वापस उसी लड़ाकू मोड में आ गई थी। उसके इतने सारे सवालों के जवाब में अर्जुन बस मुस्कुराए जा रहा था, जिसे देखकर उसका गुस्सा और भी भड़क रहा था। अच्छा बता मोटी, ऐसे ही सारे सवालों के जवाब दूँ या तुझे तेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाते खिलाते दूँ? श्रद्धा ने सोचने की गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा। ताज्जुब है, कभी कभी तुम भी समझदारी की बातें कर लेते हो। अरे नेक काम में देरी कैसी, चलो खिलाओ, बाकी की बातें अब आइसक्रीम खाने के बाद ही पूछूंगी। क्या पता क्या उल जुलूल रीज़न दो ना आने का, और मुझे गुस्सा आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आइसक्रीम खाए बगैर ही तुमसे लड़कर घर चली जाऊँ। ना बाबा, ये रिस्क नहीं ले सकती मैं। ये बात भी है। अर्जुन ने उसकी बातों पर उतनी गंभीरता से सहमति जताई, और दोनों अपनी इस पैर पैर की बातों पर खुद ही हंस पड़े। आइसक्रीम खाते खाते अचानक से श्रद्धा को युवराज का घर आने का टाइम का ख्याल आया। घड़ी देखी तो शाम के 5 बज रहे थे। घर जाके खाना भी बनाना है, ये सोचते ही वो एकदम हड़बड़ा गई और बोली, सुनो अभी तो मुझे चलना होगा, देर हो रही है। ओहो, देर हो रही है, अभी तो मुझ पर बड़ा गुस्सा दिखा रही थी, अब मियाँ जी के आने के डर से भाग रही हो। जियो मेरी शेरनी, तुम भी आखिर बन ही गई है जिस सुनते हो टाइप्स। ओ हेलो, मैं ना पहले किसी से डरती थी ना आज डरती हूँ, समझे। बस रिस्पॉन्सिबल हूँ इसीलिए जा रही हूँ। चलो कल मिलते हैं, ये बल्कि ऐसा करो अभी मेरे साथ मेरे घर चलो, युवराज से भी मुलाकात हो जाएगी। युवराज? अर्जुन एकदम चौंका। हाँ युवराज, मेरे पति देव, मिल लो उनसे भी, देखो क्या मास्टरपीस माँ पापा ने ढूंढा है मेरे लिए। सच्ची में इतनी याद आई थी जिस दिन ये महाशय आए थे पहली बार मुझे देखने, पर तू नहीं आया था, न सगाई पर ना ही शादी पर। कहते हुए श्रद्धा ने गहरी सांस ली। क्यों, तो खुश नहीं है शादी से? पता नहीं खुश हूँ भी और नहीं भी। ये कहते हुए श्रद्धा के चेहरे पर आई उदासी ने अर्जुन को भी उदास कर दिया था। मतलब कुछ नहीं, फटाफट मुझे सिल्वर एस्टेट सोसाइटी लेकर चलो, बल्कि तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। एक बार को अर्जुन शायद चला भी जाता उसके साथ, पर युवराज नाम सुनकर उसका मन ही नहीं हुआ। वो नाम जिसके साथ इतनी सारी खूबसूरत यादें जुड़ी थी, कभी वो उसी नाम से ऐसे दूर भागेगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। ये नाम उसका पीछा कभी छोड़ेगा या नहीं। जितना इससे दूर जाने की कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई युवराज टकरा ही जाता है। वो मनी मन सोचते हुए बोला, अभी नहीं पर फिर किसी दिन पक्का आऊँगा, और तुम्हारे घर खाना भी खाऊंगा, और तुम्हारे पति देव से भी मिलूंगा। देखो तो भला कैसे हैं जनाब, जिनके इतनी तारीफ़ें कर रही हो। फिलहाल मुझे किसी बहुत ज़रूरी काम से जाना है, तो तुम्हें अगर तुम्हारी सोसाइटी के गेट तक ड्रॉप कर दूँ तो चलेगा? चलो भैया चलो, कुछ नहीं से कुछ भला, चलो, आई एम गेटिंग लेट।
जिस श्रद्धा को पूरी कॉलोनी में बच्चों की टोली के साथ हुड़दंग मचाते देखा था, उसे घर गृहस्थी की चिंता में हड़बड़ाते देख अनायास ही उसे हंसी आ गई। लड़कियां भी कितनी जल्दी अपने आप को माहौल के साथ ढालने का हुनर रखती हैं। सोचते हुए उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। घड़ी देखते हुए श्रद्धा सोच रही थी, 5:30 तो यही बज गए हैं। घर पहुंचते पहुंचते 6 बज जाएंगे। ठीक 7 बजे मिस्टर खड़ूस आ जाएंगे और आते ही खाना लगा दो की रट लगाई जाएगी। क्या बनाया जाए जो फटाफट बन भी जाए और पेट भी भर जाए। अभी इसी वापो में थी कि गाड़ी रुक गई। आइए मैडम, आ गई आपकी सोसाइटी। ओके बाय कहकर वो जल्दी जल्दी घर चलने ही लगी थी कि याद आया कि इस डफर ने अपना नया नंबर तो दिया ही नहीं। पलटकर दौड़ती हुई आई और कार के विंडो से अर्जुन का हाथ खींचकर उस पर अपना नया नंबर लिख दिया। ये मेरा नया नंबर है, सेव कर लेना। और बेटा, अगर कल तक कॉल नहीं आई ना तो देखना। अरे मैं तो डर गया कहकर अर्जुन ने उसे चिढ़ाया। फिर बोला, कर लूँगा मेरी माँ, अब घर जाओ, नहीं तो खाना डांट अपने पतिदेव से। डांट माय फुट, किसकी हिम्मत जो श्रद्धा को डांटे। देख रहा है जिस तरह तुम हड़बड़ा के आई हो, सब समझ में आ रहा है कहकर हंसते हुए अर्जुन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आज इतने महीनों बाद श्रद्धा से मिलकर उसका मूड बहुत अच्छा था। वो गुनगुनाते हुए घर की ओर चल पड़ा। तेज तेज कदमों से चलते हुए श्रद्धा घर का ताला खोल ही रही थी कि उसकी नज़र सामने सड़क पर आते हुए युवराज पर पड़ी। आज इतनी जल्दी कैसे टपक गए जनाब? वो कुछ पूछती इससे पहले युवराज ने पूछा। जान सकता हूँ इस वक्त आपकी सवारी कहाँ से तशरीफ़ ला रही है? घड़ी देखी है क्या समय हो रहा है? युवराज की आशा के विपरीत हमेशा चुप रहने वाली श्रद्धा भी उसी टोन में बोल पड़ी। अगर याददाश्त पर जोर डालोगे तो खुद याद आ जाएगा कि आपके ही आदेश का पालन करने गई थी। ओहो, तो ये गुस्सा सुबह की बात का उतारा जा रहा है। ज़रा भी अंदाज़ा है कि हम सब कितने परेशान हैं दोपहर से? हम कहकर श्रद्धा ने युवराज के दाएं बाएं देखा और पलकें झपकाते हुए बोली, हम कौन? कोई और तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। स्प्लिट पर्सनैलिटी हो या भूत प्रेत भी नज़र आने लगे। और दोपहर से क्या यही डटे हैं? ऑफिस में कोई काम नहीं था क्या? अभी अभी आए हैं और बातें सुनाने लगे। बड़बड़ाते हुए श्रद्धा अंदर गई थी कि पीछे पीछे युवराज आते हुए बोला, और ये क्या पहन के गई थी तुम? क्या पहन के गई थी इससे क्या मतलब? अकेले जाते समय क्या नॉलीवुड का इश्तिहार बन के जाती? श्रद्धा का जवाब सुनकर एक पल के लिए युवराज भी सकपका गया। ये कपड़ों के साथ श्रद्धा तो कहीं बदल नहीं गई अपनी किसी जुड़वा बहन से? फिल्मों की तरह क्या पटापट जवाब दे रही है। आज तक तो कभी इसको ऐसे नहीं देखा। हो सकता है अभी भी गुस्सा हो। बात आगे ना बढ़ाने की गरज से उसने अब चुप रहना ही उचित समझा और वहीं सोफे पर बैठने ही लगा था कि श्रद्धा के फ़ोन की घंटी बजी। पक्का माँ का फ़ोन होगा। देखें क्या चुगली करती है मेरी, ये जानने की उत्सुकता उसे कमरे के दरवाजे तक ले गई। हालांकि इस तरह किसी की बातें सुनना गलत है ये वो मान रहा था, पर बात जब अपनी हो तो कोई बुराई नहीं होती। अपनी ही दलीलों से खुद को आश्वस्त करते हुए वो श्रद्धा क्या कह रही है सुनने की कोशिश करने लगा। हाँ हाँ पहुंच गई, तुम बताओ कब आ रहे हो अब? अरे नहीं, चलो देखो बताती हूँ सोचकर। अच्छा चलो रखती हूँ, युवराज घर पर ही है। नहीं अभी नहीं, ओके बाय। उसके फ़ोन रखते युवराज जल्दी से वापस आकर सोफे पर बैठ गया और उसके दिमाग में हज़ारों सवाल खड़े हो गए। किससे श्रद्धा इतनी बेतकल्लुफ़ी से बातें कर रही थी? क्या बात सोचकर बताएगी? और मैं घर पर हूँ, अभी रखो से क्या मतलब? युवराज ख्यालों में खुद से ही सवाल जवाब कर रहा था कि अचानक श्रद्धा ने चाय का प्याला उसके सामने रखा। क्या करें? पूछे किससे बात कर रही थी या थोड़ा इंतज़ार करें? शायद अभी खुद ही कुछ बताए। इसी उधेड़पुन में डूबा वो बालकनी में आकर खड़ा हो गया। बाहर का मौसम बहुत सुहावना था। शाम ढल रही थी और हौले हौले चलती ठंडी हवाएं तन और मन दोनों को सुकून दे रही थी। पर उसे आज कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके अंदर मानो एक तूफान सा लगा था। कई ख्याल उसके मन में आ जा रहे थे। श्रद्धा में आया ये बदलाव किस वजह से है? आज वो ड्रेसअप भी कुछ अलग तरह से हुई थी, लग भी कुछ डिफरेंट, कुछ ज़्यादा स्मार्ट रही थी। आज तक तो कभी ऐसे तैयार नहीं हुई थी। कहीं किसी और के साथ? अगर ऐसा कुछ है भी तो क्या? अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का उसे भी पूरा हक है। अपना व्यवहार देखा है उसके साथ। तू अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पा रहा
तो वो भी कब तक तेरा इंतज़ार कर पाएगी? युवराज के अंदर से आवाज़ आई। पर मैं क्या करूं? क्या मैं नहीं चाहता ज़िंदगी में आगे बढ़ना? ये शादी भी तो इसीलिए करी, पर ना जाने क्यों अतीत की परछाइयों से जितनी दूर भागने की कोशिश करता हूँ, वो बार बार उतनी ही शिद्दत से आकर मुझे घेर लेती है। आखिर क्यों? क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ उसको? ख्यालों में डूबा युवराज वहाँ ना जाने कितनी देर तक खड़ा रहता। तभी श्रद्धा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अब नहीं भूख लग रही है? वैसे तो 7 बजे से ही हल्ला मचाना शुरू कर देते हो। हाँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। युवराज से पलट के किसी तीखे से जवाब की अपेक्षा करके आई श्रद्धा को उसके शांत और खोए खोए रिस्पॉन्स पर बड़ा आश्चर्य हुआ। अब इन जनाब को क्या हुआ? आई थी तो लग रहा था कि आज तो इनके ज्ञान की बारिश 2-3 दिन तक जारी रहेगी, पर ये तो ऐसे ब्लैंक लुक्स दे रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। हो सकता है आज उसने पहली बार पलटकर जवाब दिया है, इसी सदमे में हो। ये सोचकर अनायास से उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। खैर, वजह चाहे जो भी हो, मेरे लिए तो अच्छा ही है। बेमतलब की टोका टाकी से तो ये स्थिति ज़्यादा बेहतर है, सोचकर कंधे उचकाती वो वहाँ से खाना लगाने चल पड़ी। उसको मुस्कुराते हुए देखकर युवराज थोड़ा और उलझ गया। क्या बात है, आज बेवजह ही घर में मुस्कुराते हुए घूम रही है? और ये क्या पहन रखा है, लोअर और टी शर्ट? आज से पहले तो कभी इसे ऐसा नहीं देखा। कुछ तो है, पर क्या? हॉल में पहुंचकर श्रद्धा ने टीवी ऑन करके अपने पसंद का म्यूजिक चैनल लगा दिया और उसी के साथ गुनगुनाते हुए प्लेट्स लगाने लगी। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। मन ही मन वो युवराज की हालत पे हंसते हुए जानबूझकर कनखियों से देखते हुए अपना काम करने लगी और युवराज उसकी तरफ देखते हुए धीरे धीरे खाना खाने लगा। आज उसे पहली बार श्रद्धा एक पहेली की तरह लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए खाना लगाने लगती है। वो उससे कहना चाहता था कि आज वो उसे अलग पर बहुत ही प्यारी लग रही है, और वो कुछ कहता कि अचानक फ़ोन की रिंग बजती है और श्रद्धा फ़ोन उठाने चली जाती है। फ़ोन युवराज के ऑफिस से उसके बॉस का था। फ़ोन युवराज को पकड़ाकर वो किचन में सामान समेटने चली जाती है। मिस्टर युवराज, कल आप ऑफिस ज़रा जल्दी आ जाइएगा। हेड ऑफिस से एक नए प्रोजेक्ट मैनेजर आए हैं। आपको अपने नए प्रोजेक्ट में अब उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, तो मैं चाहता हूं कि आप कल की प्रोजेक्ट मीटिंग से पहले उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें। या श्योर सर, आई विल बी देयर बाय 8 इन द मॉर्निंग। अंदर किचन में श्रद्धा को युवराज की बात से अंदाज़ा लग गया था कि वो सुबह जल्दी निकलेगा। यस, चलो, कल मिस्टर खड़ूस जल्दी चले जाएंगे और वो दिन भर फ्री रहेगी और वो कर पाएगी जो इतने दिनों से करना चाहती थी। सोचते हुए वो फटाफट सुबह के खाने की तैयारी करने लगी। अगले दिन युवराज सोकर उठा तो देखा श्रद्धा रूम में नहीं थी। फटाफट तैयार होकर बाहर आया तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा हुआ है। उसे आश्चर्य मिश्रित खुशी का एहसास हुआ। अरे वाह, मैंने तो इतनी सुबह उठकर नाश्ता बनाने के लिए कहा भी नहीं, तब भी इतनी जल्दी उठकर अपने आप नाश्ता बना दिया। उसे एक बार फिर अपने व्यवहार पर गिल्ट महसूस होने ही वाला था कि तभी श्रद्धा किचन से निकलकर आई। श्रद्धा ने आज लॉन्ग स्कर्ट के साथ चिकन की कढ़ाई का टॉप पहना था। गीले बालों से अभी भी पानी की बूंदें टपक रही थी। शादी के इतने दिनों से श्रद्धा को पारंपरिक वधू के रूप में हमेशा उसने साड़ी या सूट में ही देखा था, वो भी बिल्कुल चुपचाप, उसके आगे पीछे घूमते रहने वाली। वो कितना भी टोका टाकी क्यों ना करे, पलट कर कुछ ना बोलने वाली। उसमें इतना बदलाव कल से आज तक नहीं आ गया, या इतने दिनों से उसने नोटिस ही नहीं किया था। उसने नोटिस किया ये तो हो ही नहीं सकता, पर ऐसा इन 2 दिनों में आखिर क्या हुआ जो छुई मुई सी उसकी पत्नी श्रद्धा से, जिसे आज तक वो कुछ ज़्यादा भाव नहीं देता था, उससे आज कुछ बोलने से पहले भी सोचना पड़ रहा है। कहीं आस पड़ोस में तो कोई नहीं उसकी सीधी साधी बीवी को भड़का रहा है, या कोई पुराना बॉयफ्रेंड? अरे नहीं, अब ये तो वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। वैसे हो भी सकता है, अच्छी खासी है दिखने में। आज तक मैं इसे जैसे समझता रहा था ये वैसे तो बिल्कुल नहीं है। पर इस ख्याल से ही युवराज को एक बेचैनी का एहसास हुआ। क्यों वो पिछली बातें भूल के आगे नहीं बढ़ पा रहा? बार बार ये सेंस ऑफ रिजेक्शन क्यों उस पर हावी हो जाता है? खुद ही हार मानना उसके लिए इतना मुश्किल क्यों रहा है? युवराज के मन में चल रही इस उधेड़बुन से अनजान श्रद्धा इस बात पर ही खुश होकर खुद को शाबाशी दे रही थी कि कैसे उसने इन साहब की बोलती बंद कर दी थी
आज युवराज के ऑफिस जाने के बाद वो सबसे पहले मंदिर जाएगी और कान्हा जी से आशीर्वाद लेकर एक बार फिर अपनी पेंटिंग के शौक को अपना करियर बनाने की दिशा में पहला कदम उठाएगी। कल जहाँ से पेंटिंग का सामान लेकर आई थी वहीं तो उसने आधा पेंटिंग इंस्टीट्यूट का ऐड देखा था और वहीं से नंबर लेकर आज से वहाँ एडवांस कोर्स में एडमिशन की बात भी करने जाएगी। कल से बस सुबह सुबह वहाँ समय से कैसे पहुँचेगी यही सोच सोच कर टेंशन में थी। और देखो, कान्हा जी ने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। कितना मन था उसका अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाने का, पर उसके लिए अभी उसे थोड़ी और मेहनत, थोड़े और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत थी। घर में सब उसे प्यार तो बहुत करते थे, पर उसके इस शौक को करियर के तौर पर समझना ही नहीं चाहते थे। उनके लिए तो पेंटिंग में करियर का मतलब बस आस पड़ोस के बच्चों के लिए हॉबी क्लासेस लेना या ज़्यादा से ज़्यादा किसी स्कूल या कॉलेज में पेंटिंग सिखाना भर ही था। और इसके लिए कोई अच्छे खासे रिश्ते को ना कहता है। ऐसे ही ना जाने कितनी दलीलें देकर माँ पापा ने उसे अंततः इस शादी के लिए मनाया था। किसी हद तक उन्होंने सही ही कहा था। वाकई मम्मी जी जैसी सास कहाँ होती है, पर इन जनाब के बारे में क्या ही कहा जाए। इतना अकड़ू और खड़ूस, किसी दूसरे की अच्छाई तो नज़र ही नहीं आती। आज समझ आ रहा था डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का प्रैक्टिकल सेंस। उसकी सहेलियाँ कैसे आहें भर रही थी शादी में इस बंदे को देखकर। यार, दुल्हा तो तेरा बड़ा हैंडसम है, कोई मिलता जुलता भाई भाई हो तो हमारा भी ध्यान रख लेना। आए अब यहाँ और देखें इस हैंडसम बंदे का असली रूप। चलो, अब इन बातों को सोच सोच कर कुढ़ने से क्या, अब तो उसे जो अच्छा लगेगा वो वही करेगी। है, अब तो कान्हा जी ने ही उसकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए अपना आशीर्वाद भी दे दिया, तो फिर क्या सोचना। अपनी सोच में डूबी थी वो, और युवराज उसके चेहरे को टकटकी लगाकर उसके चेहरे के आते जाते भावों को देख उसके मन में क्या चल रहा है डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। क्या सोच रही है ये कभी उदासी तो कभी नाराज़गी तो कभी मुस्कुरा रही है। क्या सोच रही है ये तो पता नहीं, पर इसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है, इस बात पर उसने अब तक गौर कैसे नहीं किया। ये सोचते हुए अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। ओ माय गॉड, जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। उसकी आवाज़ सुन श्रद्धा चौंकी और बोली, हाँ क्या कहा आपने? कुछ नहीं, कहकर वो दरवाजे से निकल गया। मुझे देख रही होगी क्या? आज पता नहीं उसे ये ख्याल कहाँ से उसके मन में आया, तो यूं ही पलटकर देखा, पर अफसोस वहाँ कोई ना था। और होता भी कैसे, उसके जाते ही श्रद्धा फटाफट अंदर जो भाग गई थी अपना बैग उठाने। उसे भी तो कहीं पहुँचने की जल्दी थी। ऑफिस पहुंचकर बॉस के कैबिन में पहुंचा तो वो उसी का इंतज़ार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वो नए प्रोजेक्ट मैनेजर आए या नहीं अब तक? डोंट वरी, ही इज़ ऑन द वे। सी, ही इज़ देयर। वेलकम मिस्टर अर्जुन, मीट योर मैनेजर मिस्टर युवराज। दोनों की नज़रें एक साथ एक दूसरे से टकराई और दोनों के चेहरे पर आते भावों से अनजान बॉस ने ना जाने क्या बोले जा रहे थे, ये उन दोनों को ही सुनाई नहीं दे रहा था। कभी सोचा ना था कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर दोबारा ऐसे मिलना पड़ेगा। कम से कम कोशिश तो यही की थी, पर किस्मत को क्या मंजूर है ये कौन जान पाया है। बॉस के आगे तो दोनों ही सामान्य बने रहने का अभिनय करते रहे, पर मीटिंग खत्म होने के बाद जब युवराज अपने कैबिन में पहुंचा तो लगा कि अब शायद यहाँ रुकना मुमकिन नहीं हो पाएगा। जिस एक शख्स से वो अब तक भाग रहा था वो अचानक इस तरह उसके सामने आ जाएगा, सोचा ना था। अपने चेयर की पुष्ट पर सिर टिकाकर आंखें बंद की तो मानो यत्न से दबाए यादों के पन्ने उसके मन में उठ रही हलचल से पलटने लगे थे। अर्जुन और वो कॉलेज में एक साथ थे, दोनों ही मेरिट होल्डर, एक से एक प्रतिभाशाली। एकेडमिक्स हो, लुक्स हो, स्पोर्ट्स हो या कोई और प्रतियोगिता, एक दूसरे के कड़े प्रतिद्वंदी थे। पर जितनी ज़बरदस्त प्रतिद्वंदिता उतनी ही गहरी दोस्ती। पूरा कॉलेज उनकी दोस्ती की मिसाल देते नहीं थकता था। एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता तो करते, पर उसमें छल कपट की जगह नहीं थी। एग्ज़ाम से पहले साथ बैठकर पढ़ते, पर दूसरा पढ़ते पढ़ते कहीं सो न जाए इसके लिए एक दूसरे के लिए कॉफ़ी भी बनाते थे। स्पोर्ट्स इवेंट पे अगर दोनों कभी एक ही टीम में आ जाते तो सामने वाली टीम मानसिक रूप से गेम पहले ही हार जाती थी, और अगर विरोधी टीम में होते तो मुकाबले का रोमांच इतना बढ़ जाता कि स्टूडेंट्स टीचर्स भी मैच देखने का लोभ नहीं छोड़ पाते। कॉलेज के हर कल्चरल इवेंट की जान थे दोनों।
एक की गिटार की धुन अगर लोगों को मदहोश कर देने का हुनर रखती थी, तो दूसरे की आवाज़ का जादू लोगों के सर पर चढ़कर बोलता था। इतना ही नहीं, उत्पात और शरारतों में भी इन्हीं का डंका बजता था। आधी रात में हॉस्टल में अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर टाइप वार्डन के नाक के नीचे बियर पार्टी करने, फ्रेशर्स से इंट्रोडक्शन लेने या फिर हॉस्टल की दीवार टाप के लेट नाइट मूवी शो देखने जाना जैसे दुस्साहसी कारनामों का तमगा भी इन्हीं के सर पर था। हर बार प्रिंसिपल सर घर पर पेरेंट्स को नोटिस भेजने जैसी धमकी देकर उनकी हर शरारतों को नज़रअंदाज करके छोड़ देते थे। दोनों ही कॉलेज की ना जाने कितनी लड़कियों के दिल की धड़कनों को अपनी मुट्ठी में कैद लिए फिरते थे। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के दिलों की धड़कनें एक ही मुट्ठी में कैद हो गई। वो दिन आज भी उसकी यादों की तिजोरी में बिल्कुल वैसा है जैसा दिन सुरभि ने पहली बार कॉलेज में कदम रखा था। लंबा कद, दूध में केसर घुली सी रंगत, सांचे में ढले नैन नक्श और सबसे खूबसूरत उसकी बड़ी बड़ी आंखें। कॉलेज में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी नज़रें उसको देखने के बाद उस पर टिक कर ना रह गई हों। हल्के गुलाबी रंग की कुर्ती और जीन्स के साथ उसने कानों में ब्लैक मेटल के डैंगलर्स पहने थे और हाथ हाथ में था वैसा ही खूबसूरत सा ब्रेसलेट। लड़कियों में ईर्ष्या की तो लड़कों में उल्लास की लहर दौड़ गई थी। और भला दौड़ती भी क्यों नहीं? इंजीनियरिंग कॉलेज में कहाँ ऐसी सूरतें देखने को मिलती हैं। हर लड़का उससे बात करने के लिए, उसके करीब जाने के लिए सौ सौ बहाने ढूंढने लगा था। जिससे भी वो 2 घड़ी हाँ या ना में ही बात कर लेती, वही उससे जुड़े अपने और उसके रिश्ते ना जाने कितने मनगढ़ंत किस्से अपने दोस्तों को सुनाने लगता। पर अगली बार उसका रूखा व्यवहार या चुप्पी जब उनके इन्हीं काल्पनिक ख्यालों के महल को सबके सामने धाराशाही कर देती, तो वो उसकी बेवफाई का रोना रोकर दोस्तों के बीच अपनी बात को सही सिद्ध करने की कोशिश करता। युवराज और अर्जुन भी सुरभि के जादू से अछूते नहीं थे, पर वो और लड़कों की तरह उसके पीछे कॉलेज में अपनी बनी बनाई रेपुटेशन को भी दांव पर लगाना नहीं चाहते थे। लड़कों के बीच उसकी एक चालू लड़की की बनाई गई इमेज के पीछे छुपा उनका फ्रस्ट्रेशन भी बखूबी समझते थे, पर सचमुच में कैसी है जानना चाहते थे। उसके सामने आते ही दिल की धड़कनें यकायक भर जाती थी। पर मजाल है कि चेहरे और मन में चल रही उथल पुथल की छाया भी नजर आ जाए। पर उस दिन जब कॉलेज के एनुअल फंक्शन के उन दोनों की परफॉर्मेंस के बाद हुई पार्टी में सुरभि ने खुद उनके पास आकर न सिर्फ दोनों की पूरी पूरी प्रशंसा की, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस में उसको भी शामिल करने की रिक्वेस्ट भी करी। उस रात दोनों की आंखों से नींद जैसे रूठ गई थी। पहली बार उन दोनों में से किसी ने एक दूसरे से नहीं बताया था कि दोनों के मन में उसके लिए क्या है। शायद डर था कि कहीं दूसरे के मन में भी वही ना हो। उसके बाद अक्सर सुरभि कैंटीन में उन दोनों के पास आकर बैठने लगी। उन दोनों से उसकी बढ़ती नज़दीकियाँ अन्य लड़कों में भी छिपी नहीं रही थी। और आश्चर्य तो इस बात का था कि कभी सुरभि ने भी इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं की। पर क्यों? ये बात दोनों के लिए एक पहेली थी। कॉलेज में टीचर्स डे के लिए उनके परफॉर्मेंस में सुरभि भी शामिल थी। तीनों की जुगलबंदी ने जो समा बांधा कि पूरा ऑडिटोरियम वंस मोर की आवाज़ से गूंज उठा था। गुजरते समय के साथ साथ सुरभि उन दोनों की और करीब आ गई। सही मायनों में सुरभि ब्यूटी, टैलेंट और ब्रेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी इन खूबियों का एहसास नहीं था। कॉलेज में किसको कितना मुंह लगाना है और किसको कैसे लिमिट में रखना है वो बखूबी जानती थी। पर अर्जुन और युवराज के साथ उसका व्यवहार इतना संतुलित था कि अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था कि कौन उसके दिल के ज़्यादा करीब है। मूवी जाना हो या नोट्स लेने हो या कोई टॉपिक समझा हो, वो दोनों में से किसी से भी बेझिझक कह देती थी। उसका निश्चल और फ्रेंडली एटीट्यूड देखकर दोनों मन ही मन उसको शिद्दत से चाहने के बावजूद कभी अपने दिल की बात होंठों तक लाने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। डरते थे कि पता नहीं सुरभि इस बात को किस तरह लेगी, कहीं नाराज़ हो गई तो। इसी संकोच में समय गुजरता गया और आखिरकार दोनों कॉलेज के आखिरी साल में आ पहुंचे। दोनों ही कैंपस इंटरव्यू की तैयारियों में ज़ोर शोर से लगे थे। दोनों की ही कोशिश यही थी कि सबसे शानदार पैकेज की नौकरी हासिल करना और सुरभि को शादी के लिए प्रपोज करना। और दोनों एक दूसरे के मन में सुरभि के लिए पनपते प्यार से अनजान थे। उस दिन जब युवराज और अर्जुन क्लास में थे, अचानक युवराज के मोबाइल पर सुरभि का मैसेज फ्लैश हुआ। इट्स अर्जेंट, कम टू कैंटीन इन 5 मिनट्स। उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज़ हो गई थी। क्या सुरभि उससे वाकई में वो कहने वाली है जिसे कहने की हिम्मत वो आज तक जुटा नहीं पाया था, या कोई और बात है? और ऐसा भी क्या अर्जेंट बात हुई जो सिर्फ उसे बुलाया? शाम को तो तीनों कैफ़े में रोज़ मिलते ही हैं।
हजार ख्याल उन 5 मिनटों में उसके दिमाग में आ गए थे। सुरभि, युवराज और अर्जुन पूरे कॉलेज में थ्री मस्केटर्स नाम से मशहूर हो गए थे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी दिक्कत हो, इन तीनों के पास सॉल्यूशन मिल ही जाता था। किसी के लिए लव गुरु थे तो किसी के लिए फ्री के टीचर। प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम हो या नोट्स नहीं मिल रहे हों, किसी को प्रोफेसर से दिक्कत हो या सीनियर से, इन तीनों के पास हर बात के लिए कोई ना कोई जुगाड़ निकल ही जाता था। और इसीलिए हर शाम कैफ़े में जब इनकी तिगड़ी बैठती तो कोई ना कोई वहीं अपनी समस्या के साथ प्रकट हो ही जाता था। सुरभि के बारे में एक और बात जो इन लोगों के अलावा किसी को नहीं पता थी, वो ये कि बाहर से भले ही वो कितनी डेलिकेट लगे, पर अंदर से वो बिल्कुल अलग थी। और बड़ी तीन बहनों को जैसे तैसे ग्रेजुएशन के बीच से ही सिर्फ सुंदरता के कारण आए अच्छे रिश्तों की वजह से शादी करके अपने सपनों, अपने करियर को बीच में ही अधूरा छोड़कर ससुराल जाते देखा था। और यही कारण था कि उसने घर वालों से लगभग विद्रोह करके ही इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। अब जिंदगी में बड़ी मुश्किलों के बाद मिले इस मौके को वो किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी। वो अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने के साथ साथ अपने करियर पर भी फोकस करना चाहती थी। इसीलिए उसे अपने आगे पीछे घूमने वाले, बात बात पर फ्लर्ट करने वाले, उसे देखकर आहें भरने वाले लड़कों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि ऐसे लड़कों से सख्त चिढ़ थी। तभी जब वो दोनों औरों की तरह उसके आगे पीछे नहीं घूमे बल्कि एक हद तक उसे इग्नोर किया, वो इन दोनों से इम्प्रेस हो गई थी। उन दोनों को सबसे अलग देखकर ही उसे लगा था कि वो दोनों भी शायद कुछ कुछ उसके टाइप के हैं। बात भी उन दोनों को खुद सुरभि ने ही बताई थी और इसीलिए खुद आगे बढ़कर इनसे दोस्ती का हाथ मिलाया था। अब ये बात अलग थी कि उस वक्त दोनों अपनी रेपुटेशन का ख्याल करके ही चुप रह गए थे और इस बात को जानने के बाद इस बात के लिए खुद को ही शाबाशी दी थी। पर आज क्या बात हुई, इस बात को जानने की उत्सुकता में जब वो कैंटीन में पहुंचा तो देखा वहाँ सुरभि एक कार्ड और बड़ी चॉकलेट लिए उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे तो मानो अपनी आंखों और अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सुरभि को कैसे बताए कि इस पल का उसे कितने दिनों से इंतज़ार था जब वो उससे अपने दिल की बात कहता। पर आज तो खुद सुरभि, इससे पहले कि वो अपने दिल की बात को शब्दों में ढाल कर कुछ बोलता, सुरभि बोली, यकीन नहीं आ रहा, पर ये सब तुम्हारे लिए, थैंक्स। पर तुम क्यों ये सब लेकर आई? मुझे तो अभी वो बात पूरी कर पाता कि सुरभि बोली, नहीं, ये मैं नहीं लाई, ये सब कोई और लाई है, और जो लाई है उसे थैंक्स नहीं कुछ और सुनना है तुमसे। मतलब ये तुम नहीं तो फिर कौन? उसके सवाल के जवाब में सुरभि ने धीरे से उसके पास आकर फुसफुसा कर कहा, वो देखो, विंडो के पास वाली चेयर पर जो लड़की बैठी है, सिमरन, अपनी जूनियर, वो लाई है। शी इज़ मैडली इन लव विद यू। कैन यू इमेजिन, इतनी सुंदर लड़की तेरे पीछे पागल है। 1 महीने से मेरे पीछे पड़ी थी कि एक बार तुमसे मिलवा दूँ। मैंने भी सोचा चलो थोड़ा पुण्य मैं भी क्यों ना कमा लूँ। आई मस्ट से यू आर वेरी लकी। नाउ गो, वॉट यू आर वेटिंग फॉर। तेरी तो लाइफ सेट हो गई। ये कहते कहते उसके चेहरे पर जो शरारती हंसी आई कि 2 मिनट तक तो उसे सच में समझ में नहीं आया कि वो आखिर कह क्या रही है। पर समझ आते ही गुस्सा तो उसे इतनी ज़ोर का आया था सुरभि पर। मन में तो आया कि उससे पूछ ही ले कि तुम पहले से ही इतनी पागल हो या अब यहाँ की पढ़ाई के प्रेशर में हो गई हो। चाहे वो सुरभि को कितना भी क्यों ना चाहता हो, कितना ही प्यार क्यों ना करता हो, आज उसका मन उसको एक लगाने का कर रहा था। ये लड़की वाकई पागल है। उस लड़की की इतनी फिक्र है और मेरी फीलिंग्स नज़र ही नहीं आती। पर कुछ कह नहीं पाया, बस भुनभुनाते हुए वहाँ से चला गया। सोच कर तो क्या गया था, और इस लड़की ने सब पर पानी फेर दिया। उधर सिमरन जो सुंदर थी या नहीं उसे नहीं पता, पर 1 नंबर की डम और ड्रामा क्वीन थी, ये पूरा कॉलेज जानता था। जैसे तैसे उस दिन वो उससे पीछा छुड़ाकर लगभग भागा था वहाँ से। रूम पर आकर जब अर्जुन ने इतना हड़ा बढ़ाकर उससे भागने की वजह पूछी और पूरा किस्सा सुनने के बाद जो हंसी का दौरा पड़ा कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और तब उसे अफसोस हुआ कि आखिर क्यों उसने कुछ नहीं बताया। पर हंसते हंसते अर्जुन ने जो कहा उसको सुनकर उसको एक पल के लिए लगा कि उसके दिल की धड़कनें रुक सी गई। हंसते हंसते अचानक अर्जुन बोला, शुक्र है कि वो तेरे लिए सिमरन का प्रपोज़ल लाई थी। कहीं तुझे वो खुद प्रपोज कर देती तो मेरे लिए तो जीना मुश्किल हो जाता। जीना मुश्किल हो जाता? पर क्यों? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बस, कहते हुए अर्जुन ने बात बदल दी थी। पर उसके चेहरे पर बात के शुरू करते समय आए तनाव और घबराहट के भावों और बात खत्म होने पर आई राहत की सांस ने
उसके मन में क्या चल रहा है इसका कुछ कुछ अंदाज़ा युवराज को दे दिया था। अब उसके लिए आने वाले कुछ महीनों में न सिर्फ अच्छे मार्क्स स्कोर करना बल्कि कैंपस प्लेसमेंट में अच्छी जॉब लेना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। उधर अर्जुन के मन में भी यही बात घर कर गई थी कि अब कैसे भी हो इस बार टॉपर के साथ साथ बेस्ट प्लेसमेंट का सहरा भी अपने नाम करना है। सुरभि के एक मैसेज पर बगैर उसे बताए युवराज का भाग कर जाना और वापस आकर उसने जिस अफसोस से सारी घटना को बताया था, उसे भी कहीं ना कहीं युवराज के दिल में सुरभि के लिए बन गए सॉफ्ट कॉर्नर का पता दे ही दिया था। दोनों का लक्ष्य एक ही था, सफ़र भी साथ था और मंजिल भी। पर वो किसको मिलेगी दोनों में से कोई नहीं जानता था। और सबसे बड़ी बात, इस बारे में एक दूसरे से ना दोनों को अब कुछ पूछना था ना ही बताना था। लेकिन अब उस दिन के बाद से उन दोनों की कैंटीन और कैफ़े की बैठकें कम होते होते लगभग ख़त्म सी हो गई थी। दोनों के बीच कोई कहा सुनी तो नहीं, पर एक अजीब सा खिंचाव, एक तनाव सा आ गया था, जिसे दोनों की ही पढ़ाई की आड़ में छुपाकर अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुटे हुए थे। पर इस सब के दौरान वो जिसके पीछे ये सब कर रहे थे, वो इन सब से अनजान इन दोनों से ही धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। क्योंकि अब दोनों के पास से उसके लिए वक्त नहीं था। वो उन दोनों से मिलने कैफ़े आती, पर दोनों में से किसी को ना पाकर थोड़ी देर बैठकर चली जाती। लड़कियों से तो पहले ही उसकी कोई ख़ास नहीं बनती थी और लड़कों से तो अब तक उसका 36 का आंकड़ा हो चुका था। कारण ये था कि वो एक हद के बाद उसका किसी को मुंह ना लगाना और दूसरा युवराज और अर्जुन से उसकी दोस्ती। पर अब भी कोई था जो वहीं उसी कैफ़े में दूर कोने के टेबल पर बैठा सुरभि के चेहरे की उदासी को पढ़ने की, उसे दूर करने के बारे में सोचता रहता था। और वो था श्रीनिवासन, सुरभि का ही बैचमेट पर उससे बिल्कुल अलग। सुरभि जितनी चुलबुली और मुंहफट, वो उतना ही शांत और दीर्घ गंभीर। सुरभि उत्तर प्रदेश के महानगर कानपुर से तो वो दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से। वो छोले भटूरे चटपटी चाट की दीवानी तो वो इडली सांभर डोसे पर रहने वाला। जहाँ सुरभि की किसी से नहीं बनती थी सिवाय अर्जुन और युवराज के, वहीं श्रीनिवासन का व्यवहार सभी के साथ मित्रवत था। सुरभि उसे भी बहुत पसंद थी, पर वो उसकी ख्वाहिश नहीं रख सकता था क्योंकि उसके ऊपर परिवार की अनेक जिम्मेदारियां थीं। किस मुश्किल से उसके अप्पा ने उसे यहाँ तक पढ़ाया था वो अच्छी तरह जानता था। उनकी और उसके छोटे भाई बहनों की उम्मीदों पर वो अपने कारण पानी तो नहीं फेर सकता था। प्यार मोहब्बत जैसी बातों का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। वो जानता था कि सुरभि को सिर्फ दूर से देखकर मन ही मन तो वो उसे चाह तो सकता है, पर यह बात उससे कह पाने की ना उसकी हिम्मत थी ना ही हैसियत। अपनी चाहतों की हद वो बखूबी जानता था। वो अक्सर कैंटीन में बैठकर अपने नोट्स बनाया करता था और वहीं उसने सुरभि को देखा था, हंसते हुए तो कभी चुलबुली शरारतें करते हुए, युवराज और अर्जुन के साथ गप्पे मारते हुए, और कब वो उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी उसे भी पता नहीं चला था। उसी ने कई बार उन दोनों से ही सुरभि के हर शाम कैफे में अकेले बैठे रहने के बारे में घुमा फिरा के बताया था, पर उन दोनों ने कभी उसको या उसकी बातों को कोई तवज्जो कहाँ दी थी। आखिरी पेपर के बाद उस दिन बहुत दिनों बाद दोनों छत पर देर रात तक साथ बैठे, ऐसे ही इधर उधर की आने वाले फ्यूचर की प्लेसमेंट इंटरव्यू के रिजल्ट्स के बारे में बातें कर रहे थे कि अचानक अर्जुन बोला कि एक बात पूछूं, सच सच बोलेगा? हंसते हुए युवराज बोला, हे क्या, तू 10 पूछ। आज कितने दिनों बाद फिर जैसा लग रहा है, वही मैं और तू, वही छत और बियर और वही खुशनुमा मौसम। तुझे सुरभि कैसी लगती है? अर्जुन ने पूछा तो एक बार को तो युवराज अचकचा गया, फिर कुछ सोचकर बोला, ये क्या सवाल हुआ? अच्छी लगती हैं? पर ऐसा क्यों पूछा? क्या तुझे नहीं अच्छी लगती वो? मुझे तो यार वो अच्छी नहीं, बहुत बहुत अच्छी लगती है, इतनी कि मेरा मन करता है उसे। क्या? कि उसे? अर्जुन की बात पूरी होने से पहले ही युवराज बोला कि उसे तेरी भाभी बना दूं। 2 पल पहले हंसते गुनगुनाते दोस्तों में अचानक वो तनाव मुखर हो गया था, जिसे दोनों ही इतने दिनों से दबा रहे थे। सुरभि से पहले मेरी दोस्ती हुई थी, याद है ना वो दिन, पहली बार जब वो हम दोनों के पास आई थी एनुअल डे पार्टी में? हाँ, अच्छी तरह से याद है, क्योंकि वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन जो है। हाँ, तो फिर तो तुझे ये भी याद होगा कि उसने पहले मेरे गाने की तारीफ़ की थी। इनफैक्ट बात भी पहले मुझसे ही शुरू की थी,
तेरा इंट्रो तो उससे मैंने ही करवाया था। बिल्कुल याद है, पर तू शायद भूल गया कि मैं तो उससे बोल भी नहीं रहा था। उसने खुद ही तुझसे मेरा नाम पूछा था। हाँ, तो इससे क्या वो तुझे प्यार करती है? यह गलतफहमी तुझे क्यों हो गई? हाँ, तो इससे ये भी कहाँ पता नहीं चलता कि वो तुझे पसंद करती है। बात से बात निकलती रही, पर दोनों ही के पास ये बात साबित करने का कोई कारण नहीं था। पर फिर दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। और कहीं ना कहीं आज उन्हें भी एहसास हुआ था कि सुरभि का व्यवहार उन दोनों के साथ वाकई बिल्कुल एक सा था। कभी भी उसने किसी को ये भी संकेत नहीं दिया था कि कोई एक उसके लिए उसका समवन स्पेशल है। लेकिन उससे क्या, उसे तो शायद खुद ही नहीं पता होगा। बड़ी देर की बहस के बाद अंततः ये तय हुआ कि वैलेंटाइन डे पर एक ही समय पर दोनों ही उसे अलग अलग जगह डिनर डेट के लिए बुलाएंगे। जिसके पास वो नहीं पहुंचेगी वो दूसरे से ज़िंदगी में फिर कभी इस बारे में बात नहीं करेगा, ना ही आज की किसी भी बात का सुरभि के सामने कभी भी जिक्र करेगा। और सुरभि का जो भी फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। और इस दौरान दोनों में से कोई भी सुरभि से ना तो मिलेगा, नहीं इस बारे में कुछ कहेगा। एक लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार उसने उस वैलेंटाइन डे पर सुरभि को शाम ठीक 4 बजे सिविल लाइंस के टॉक ऑफ द टाउन कैफ़े में बुलाया। उस दिन रात 2 बजे तक वो वहाँ बैठा उसका इंतज़ार करता रहा था, पर सुरभि नहीं आई। अंत में सुरभि ने क्या फैसला किया था उसको बोझिल मन से स्वीकार कर वो उसी रात हमेशा हमेशा के लिए उन दोनों की ज़िंदगी से दूर हो गया था। दूर चले आने के बाद भी सुरभि की यादों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। एक अजीब सी हताशा ने उसे घेर लिया था। हमेशा घर आते ही दिन भर इससे उससे बतियाने और माँ से रोज़ रोज़ अपनी पसंद की चीज़ें बनवाने वाला हंसता हंसाता वो एकदम गुमसुम हो गया था। घर आने के करीब महीने भर बाद ही उसका सिलेक्शन बेंगलुरु की एक नामी आईटी कंपनी में हो गया था। ज्वाइन भी कर लिया, पर वहाँ पीजी में कितनी ही रातें उसने अकेले जागकर सुरभि को याद करके बिताई थी। ऐसा कभी उसके साथ भी हो सकता है, मन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। कॉलेज में कि ना जाने कितनी लड़कियां उससे एक बार बात करने के लिए, उससे दोस्ती करने के लिए उसके आगे पीछे घूमती थी, तब वो उन्हें भाव भी नहीं देता था। कितना गुरूर था उसको खुद पर। उसे तो हमेशा यही लगता था कि वो किसी भी लड़की के लिए उसका ड्रीम बॉय हो सकता है, पर उसके लिए जो ड्रीम गर्ल होगी वो तो कोई सबसे ख़ास होगी। और जब वो उससे अपने दिल की बात कहेगा वो भी इनकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई उसे इनकार करे ऐसी कोई कमी ही कहाँ थी उसमें। सुरभि को देखने के बाद उसे लगा कि उसकी तलाश पूरी हो गई, पर फिर भी वो पहल अपनी तरफ से नहीं करना चाहता था। शायद इसीलिए उसने कभी अपनी तरफ से सुरभि से ऐसी कोई बात नहीं छेड़ी जिससे उसे एक पल को भी ये लगता कि उसके मन में उसके लिए क्या है। शायद यही उसकी भूल रही हो सकता है इस बीच अर्जुन ने उससे ऐसा कुछ कह दिया हो। ना जाने ऐसे कितने ख्याल, कितने शायद उसके दिमाग में रात दिन चलते रहते। कितनी कोशिशों की सब भूल जाए, पर नहीं, कहीं भी मन नहीं लगा। ऑफिस की अन्य सहकर्मियों के साथ दोस्ती करके, उनके साथ लेट नाइट पार्टीज करके और कभी कभी तो किसी से फ्लर्ट तक करके सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत करने की हजार कोशिशें की और एक के बाद एक नौकरियों को छोड़कर तब तक घर से दूर भागता रहा जब तक अंततः माँ ने उसे अपनी कसम देकर श्रद्धा से बस एक बार मिलने के लिए राजी नहीं कर लिया था। श्रद्धा को देखने और उससे मिलने के लिए माँ ने उसे उसके साथ बाहर जाने के लिए कितना कहा, पर अगर आपको पसंद है तो बस मेरी भी हाँ है कहकर उसने ऐसी किसी भी आयोजन से मना कर दिया था। और फिर आखिरकार एक दिन उसकी चुप्पी को ही उसकी इच्छा समझकर माँ ने उसकी शादी श्रद्धा से कर दी। और उसकी शादी किससे हो उसे इस बात से अब कोई फ़र्क भी कहाँ पड़ता था, क्योंकि जो उसकी पसंद थी वो कोई और हो ही नहीं सकती। तो क्यों ना माँ की इच्छा को ही मान ले। फिर कहीं ना कहीं मन में एक दबी उम्मीद थी कि क्या पता, शायद कभी किसी मोड़ पर, शायद इसीलिए श्रद्धा को देखकर उसको हमेशा एक हार का एहसास होता था और जाने अनजाने वो उसमें सुरभि की छवि तलाशने की कोशिश करता और उसमें कुछ भी उस जैसा ना पाकर उस पर अपनी खींच, उसके हर काम में कमियां निकालकर उतारता रहता। सुरभि ने उसे नहीं चुना, इसमें श्रद्धा का क्या दोष, ये जानते हुए भी उसके प्रति उसका व्यवहार अंततः रूखा रहता। ये बात श्रद्धा भी समझने लगी थी और अब तो ये उसके व्यवहार में भी साफ झलकने लगा था। अब जब सुरभि की यादें थोड़ी सी धुंधली ही होना शुरू हुई थी, एक बार फिर जिंदगी ने उसे उसी मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया। जो हाल युवराज का था, अर्जुन का भी वही हाल था।
युवराज नाम तक से वो अब दूर भागता रहता था। और अब जब वो इस तरह सामने आ गया, वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसके चेहरे की रौनक बता रही थी कि वो और सुरभि कितने खुश हैं। अगर उसे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि यहाँ उसे उन दोनों को साथ देखना पड़ेगा, तो चाहे ये नौकरी भी क्यों ना छोड़नी पड़ती, वो यहाँ कभी भी नहीं आता। अब जहाँ इतनी छोड़ी थी, इन दोनों से दूर जाने के लिए एक और सही। वैसे अभी भी उसे यकीन नहीं था कि सुरभि को वो नहीं बल्कि युवराज पसंद था। कितना इंतज़ार किया था उसने उसका मी एंड यू रेस्टोरेंट में, कितनी तैयारी की थी। महीनों से बचाए गए पैसों से उसके लिए रिंग भी खरीद कर ले गया था। उसके लिए वहाँ के स्टाफ से स्पेशल अरेंजमेंट भी करवाया था। शैम्पेन ग्लास में कैसे रिंग डालकर प्रपोज करने के लिए क्या बोलेगा, इसके लिए कितनी प्रैक्टिस की थी उसने। पर क्या हुआ, पूरी रात वो वहीं बैठा रहा था, रेस्टोरेंट बंद होने के बाद भी। पर वो नहीं आई थी। पर क्यों नहीं आई? कितने कारण, कितनी दलीलें देखकर खुद को समझाने की कोशिश की थी। पर अगले दिन कॉलेज में सुरभि और युवराज दोनों को ही ना देखकर अंततः उसने बूझे मन से ही सही सुरभि के फैसले को मानकर उसी दिन कॉलेज छोड़ दिया था। तब से अब तक बस भटक ही रहा था। पता नहीं कौन सी खलिश थी जो मिटाए नहीं मिट रही थी। अभी तक इसलिए घर वालों के इतने दबाव के बाद भी शादी के लिए हाँ नहीं बोल पाया था। तब से ना तो उसने युवराज के बारे में ना ही सुरभि के बारे में कोई खोज खबर लेने की कोशिश की थी। वो उन दोनों का ही सामना नहीं करना चाहता था। युवराज से जिंदगी का सबसे बड़ा कंपटीशन जो हार गया था। पर यहाँ उन दोनों को ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसके होने या ना होने पर। और पड़ता भी क्यों, वही था जो अब तक पता नहीं किस उम्मीद में ज़िंदगी यूं ही बंजारों सी गुजार रहा था। इतना सब सोचने के बाद भी एक बार सुरभि को देखना चाहता था, शायद ये देखने के लिए कि उसको ना चुनकर क्या वो युवराज के साथ भी उतनी खुश है जितना वो उसे रखना चाहता था। फिर कुछ सोचकर उसने इस बारे में युवराज से कभी भी जिक्र ना करने का निर्णय लिया। वो अभी साइट के लिए निकलने ही वाला था कि उसका मोबाइल बज उठा। श्रद्धा का मैसेज था, एक कॉमिक सा गुड मॉर्निंग मैसेज। अनायास ही उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। पूरी पागल है ये लड़की, कौन कहेगा कि शादी हो गई है, अभी भी वही बच्चों वाली हरकतें। अर्जुन के चेहरे पर मोबाइल के नोटिफिकेशन को देखने के बाद आई स्माइल युवराज ने भी देखी और एक बार फिर उसका मन कसेला हो गया। ज़रूर सुरभि का मैसेज होगा, तभी कैसे मुस्कुरा रहा है। वैसे क्या भेजा होगा उसने, कोई रोमांटिक मैसेज या कहीं जाने की प्लानिंग? बेवजह उसका दिमाग वो सोचने लगा था जिसका शायद अब कोई ज़रूरत भी नहीं थी। अगर वो दोनों साथ में इतने ही खुश हैं तो वो इस बारे में जानकर क्यों अपना खून जलाए। आज के बाद वो अर्जुन से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब ऑफिस में साथ हैं तो प्रोफेशनल रिलेशन तक ही सीमित रहेगा। इन्हीं ख्यालों के साथ वो अर्जुन के साथ साइट पर जाने के लिए रेडी हो गया। युवराज के ऑफिस के लिए निकलते ही श्रद्धा भी निकल पड़ी थी एक नई शुरुआत की तरफ, उसके सपने की ओर, उसके पहले कदम की ओर। पता नहीं क्यों पर आज उसे सब कुछ बहुत अच्छा सा लग रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा होने वाला है। वैसे भी कल से जब से उसे ये पता चला था कि अर्जुन भी इसी शहर में है, एक अजीब सी बेफिक्री का एहसास हो रहा था। हमेशा की तरह जब भी कभी उसे लगता था कि कोई प्रॉब्लम है, लाख लड़ाइयों के बावजूद उसे सबसे पहले अर्जुन का ही नाम याद आता था। और अर्जुन के पास उसकी हर प्रॉब्लम का सलूशन भी पता नहीं कैसे निकल ही आता था। अर्जुन का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। झटपट उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजकर वो पेंटिंग कॉलेज चल दी थी। वहाँ पहुँचकर तो जब वो अधीर सर से मिली, उनसे बात करके उसे अंदाज़ा होने लगा था कि जो अब वो करने जा रही है या जो भी वो करना चाहती है उसके लिए अधीर सर से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। पर साथ ही ये भी कि उनसे सीखना इतना आसान भी नहीं है। वो स्वभाव से जितने मीठे हैं एक शिक्षक के रूप में उतने ही कठोर। पर श्रद्धा ने आज तक कभी हार मानी थी जो अब मान जाती। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने उसे कुछ पेमेंट करके लाने को कहा जो ये साबित कर सके कि वो वाकई उनसे सीखने के, उनके शिष्य बनने के काबिल है या नहीं। अधीर सर ने श्रद्धा को दिन के सभी प्रहरों व एक स्त्री के जीवन के बीच के संबंध को दर्शाती हुई एक पेंटिंग बनाने के लिए कहा। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यही पेंटिंग उनके शिष्य के रूप में चयन का आधार होगी, पर साथ में मौलिकता का होना एक अनिवार्य शर्त भी थी। कार्य बेशक काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, पर श्रद्धा कब चुनौतियों से डरकर पीछे हटने वालों में से थी। फिर ये बात भी थी कि उसे तो ये उसके दिल के बहुत करीब लग रहा था। उसके मन में उठने वाले भावों को अपनी
तूलिका के रंगों से कैसे कैनवास पर उतारे कि वह चित्र उसके हृदय के समस्त भावों को आईना बन जाए। श्रद्धा इसी सोच में डूबी, ना जाने कब तक वही उनके इंस्टीट्यूट के पास बने पार्क की बेंच पर बैठी रहती, अगर मोबाइल के रिंग से अचानक उसका ध्यान समय पर ना आ जाता। ओ माय गॉड, 5 बजने वाले हैं। कहीं कल की तरह आज भी मिस्टर सड़ूघर जल्दी ना आ जाए और ये बेफिजूल की बातें फिर एक बार शुरू हो जाएं और उसके सारे मूड का सत्यानाश भी। नहीं नहीं, ये सोचते हुए वो घर की ओर चल पड़ी। कल से आज तक में उसकी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आया था, उसकी एकमात्र साक्षी वो स्वयं थी। एक अनजानी सी खुशी, एक अलग सा उत्साह वो अपने अंदर आज महसूस कर रही थी। घर आकर देखा युवराज अभी तक नहीं आया था। ये भी एक तसल्ली की बात थी। अब जब तक वो नहीं आता, वो खाना बनाकर कुछ वक्त अपनी पेंटिंग के लिए निकाल सकती थी। इस ख्याल से आते ही उसके हाथ कुछ और तेज़ी से चलने लगे। काम निपटाकर जब एक बार उसने ब्रश उठाए तो समय कब पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। उसने अपने घर के पीछे के कमरे के साथ लगी बालकनी को फिलहाल अपने छोटे से स्टूडियो में तब्दील कर लिया था। अभी तक वहाँ बस पुराने अखबार, किताबें, डब्बे और फ्रिज और वॉशिंग मशीन के कार्टन पड़े रहते थे। उस तरफ ज़्यादा आना नहीं होता था, ख़ास तौर पर युवराज का, क्योंकि घर की सेटिंग में बदलाव के बाद निकली एक कबाड़ वगैरह वहाँ उसी ने रखे थे और आज वही सब उसने एक कोने में रखकर अपने कलर्स, पेंटिंग, ब्रशेस और कैनवास वहाँ सजा लिए थे। बाहर आती आवाज़ों में क्रमशः आती कमी और फिर एकदम सन्नाटे ने उसका ध्यान घड़ी की ओर खींचा तो वहाँ समय देखकर वो एकदम चौंक पड़ी। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। युवराज अभी तक घर नहीं आया था। कहाँ रह गया? फ़ोन चेक किया कि शायद कोई मैसेज या मिस कॉल हो, पर वहाँ कुछ भी नहीं देखकर उसे चिंता होने लगी थी। कहाँ रह गया ये जानने के लिए फ़ोन निकाला तो फ़ोन कवरेज क्षेत्र से बाहर जानकर उसे घबराहट होने लगी थी। 6 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ था कि वो रात में घर पर अकेली थी। डर, घबराहट और चिंता में उसके मन में न जाने कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। क्या हो गया? कहाँ रह गया? आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। देर लगनी थी तो कम से कम एक फ़ोन कॉल नहीं तो एक मैसेज तो कर ही सकता था। कहीं एक्सीडेंट या कोई और हादसा तो नहीं हो गया? ये ख्याल आते ही उसे लगा कि मानो किसी ने उसके शरीर का रक्त सोख लिया हो। उसे पसीने आने लगे थे। क्या करे, किसको बुलाए? उसके दिमाग ने एकदम काम करना बंद कर दिया था कि तभी उसको अर्जुन का ख्याल आया। हाँ, बस अब वही उसकी मदद कर सकता है। ये सोचकर तुरंत वो उसका नंबर मिलाने लगी। कंपनी की साइट शहर से काफ़ी दूर थी। इससे पहले भी युवराज 1-2 बार यहाँ आया था, लेकिन तब सिर्फ एरिया देखकर चला गया था। पर आज अर्जुन के साथ वहीं बने ऑफिस में बैठकर लेआउट वगैरह पर काम करते और तमाम पेपर वर्क निपटाते उसे समय का अंदाज़ा ही नहीं रहा था। साथ में काम करने वाले की सोच और एनर्जी लेवल आपकी टक्कर का हो तो काम सिर्फ काम ही नहीं रहता बल्कि एक टास्क बन जाता है। साथ काम करते समय दोनों एक बार फिर वही कॉलेज वाली स्पिरिट में आ गए थे, जिसमें जोश और जुनून दोनों थे। एक बार फिर साथ काम करने में दोनों को ही मज़ा आ रहा था कि तभी वहाँ के चपरासी ने आकर रात के खाने और रुकने के लिए पूछा तो युवराज और अर्जुन एक साथ बोले, अरे शाम को खाना कौन खाता है? और अभी थोड़ी देर में तो हम लोग जा ही रहे हैं। बाबूजी रात के 12 बजे हैं। अब हो ना खाइए तो कुछ मिलबेगी नहीं। ऊपर बस जाने की बात तो हम बताए दे रहे हैं, रास्ता ठीक नहीं है। रात बिरात जावे वाला सो सोच कर ही बताए दो का है कि हमको कल सुबह ऑफिस खोलना है। आगे तुम लोग खुद ही पढ़े लिखे हो। रुल्दू वही पास में गांव का रहने वाला था जो उनके एक छोटे से दफ्तर में सहकर्मी, भिश्ती, पानी ढोने वाला, बावर्ची मतलब के कुल मिला के सब कुछ था। गांव की खेती बाड़ी थी पर उसका मन नहीं रमता था। उसे तो शहरी लोगन की ऑफिस में काम करना था। साइट के आसपास की जानकारी और छोटे मोटे कामों के लिए उसे फ़िलहाल के लिए चपरासी के तौर पर रख लिया गया था। नौकरी स्थायी थी पर इससे उसके अपने काम के प्रति निष्ठा और लगन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कोई वहाँ आए या ना आए, वो सुबह ठीक 8 बजे नई सिलवाई शर्ट और पैंट पहनकर बाबू लोगन की तरह ऑफिस पहुँच जाता था। ताला खोलकर पूरी लगन से साफ़ सफाई करने के बाद दिन भर वहाँ बड़े ऑफिस से किसी के आने का इंतज़ार करता और शाम को ठीक 5 बजे ऑफिस में ताला डाल के शान से घर चला जाता। घर पर उसकी इस नौकरी की तनख्वाह कम होने और टेम्परेरी होने के कारण कोई इज्जत हो या ना हो, पर उसकी मंगेतर चंपा के घर में तो थी। शादी बस उसकी नौकरी के पक्के होने के इंतज़ार में लटकी थी। वैसे तो उसे पूरा विश्वास था कि आज नहीं तो कल
ऐसे ही हो जाएगा, पर फिर भी चंपा के बार बार कहने पर उसने नौकरी पक्की करवाने की सिफारिश के लिए उसने आज युवराज से जिक्र किया था। पर उसके पढ़े लिखे ना होने के कारण ऐसा कर सकने में युवराज ने असमर्थता जताई थी। ये पढ़े लिखे होने का ताना इसीलिए ही उन दोनों को दिया गया था। रात के 12 बज रहे हैं। ये सुनते युवराज के दिमाग में सबसे पहले श्रद्धा का ख्याल आया। हे भगवान, अब क्या होगा? अकेले वो कितना परेशान हो रही होगी। उसके कॉल या मैसेजेस का रिप्लाई देने के लिए फ़ोन देखा तो वहाँ कोई भी मिस्ड कॉल या मैसेज ना देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। इसे कोई भी चिंता नहीं है मेरी। इतनी रात हो गई, मैं घर नहीं आया, तब भी एक कॉल तक नहीं करके पूछा कि कहाँ हूँ, आऊँगा या नहीं। नाराज़ है या फिर वाकई इसे मेरी कोई परवाह ही नहीं रही, या क्या कोई और इसे सच में मिल गया? उसके दिमाग में सुबह नाश्ते के समय तैयार श्रद्धा याद आने लगी। कहीं जाने वाली थी, पर कहाँ? कहीं उसी से मिलने तो नहीं गई जिससे फ़ोन पर बात कर रही थी? सारी गलती उसी की है। जिस सुरभि के दुख में वो श्रद्धा से दूर होता जा रहा है, वो तो अर्जुन के साथ खुशहाल जीवन बिता रही है। और उसकी स्थिति क्या हो गई है? एक बार को ख्याल आया कि ठीक है, जाने दो, जब उसको कोई चिंता ही नहीं है तो मैं भी क्यों सोचूं उसके बारे में। फिर ख्याल आया कि कहीं वो माँ को फ़ोन ना कर दे और फिर एक बार वो माँ के सामने लापरवाह और गैर जिम्मेदार साबित हो जाए। माँ जो यही कहती नहीं थकती थी कि मेरा बेटा तो लाखों में एक है, अब उसी माँ ने श्रद्धा के बच्चे के कारण उसे कल ही कितना लताड़ा था। अब आज फिर वही नौबत ना आ जाए। वैसे ये इंडियन मॉम्स भी ना बड़ी अजीब होती हैं। पहले जिस बेटे को इतना लाड़ लड़ाती हैं, बहू आने के बाद सबसे ज़्यादा उसी की वाट लगाती हैं। बहू से पटरी बैठी तो बहू सगी और बेटा नालायक, ना और ना पटी तो भी बेटा ही निकम्मा। हद है। चलो इतने पछड़ों से तो अच्छा है कॉल करके बता ही दूँ। सोचते हुए उसने कॉल लगाई, पर नेटवर्क ना मिलने के कारण फ़ोन नहीं लगा। ऑफिस से बाहर आकर मिलाने लगा तो देखा अर्जुन भी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। किससे कर रहा होगा ये जानते हुए भी उसका मन हुआ कि पूछ ले, या फिर खुद से किया वादा याद करके श्रद्धा को फ़ोन मिलाया, पर श्रद्धा का फ़ोन एंगेज आ रहा था। इस वक्त किससे बात कर रही है जो मैं अब तक घर नहीं पहुंचा हूँ, ये भी याद नहीं आया। ये जान करके श्रद्धा घर पर अकेली है और उसका पति बगैर उसे कुछ बताए इतनी रात तक घर नहीं आया। एक पल को तो अर्जुन को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। कमाल का गैर जिम्मेदार आदमी है। क्या देखकर चाचा जी ने श्रद्धा की शादी इससे कर दी? उसका बस चलता तो तुरंत श्रद्धा के पास पहुंच जाता, पर मजबूर था। उसे अच्छी तरह घर के दरवाजे को लॉक करके बैठने और फ़ोन अपने पास रखने को बोलकर वो वहाँ से वापस जाने के लिए रोल्दो से एक बार फिर कोई इंतज़ाम करने कहने चला गया। उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। बेचैन तो इस वक्त युवराज भी बहुत था, पर फिर भी अर्जुन को परेशान देखकर उसे सुरभि के अकेले होने का ख्याल आया। उसकी तरह अर्जुन भी कहाँ जानता था कि यहाँ इतनी देर लग जाएगी। वैसे तो आजकल में ही यहाँ आया है, तो जाहिर सी बात है सुरभि तो यहाँ उसके साथ यहाँ आई ही नहीं होगी। क्या पता रात में कोई टाइम फिक्स हो कॉल करने का, या क्या पता आई हो, दोनों किसी होटल में रुके हों और इतनी रात तक अर्जुन के ना पहुँचने के कारण घबरा रही हो। ना चाहते हुए भी वो अर्जुन से पूछ ही बैठा, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन। नहीं, थोड़ा टेंस लग रहे हो इसीलिए पूछा। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो कहते कहते वो अचानक चुप हो गया। अब इसको क्या बताए कि वो श्रद्धा को लेकर परेशान है। बेचारी अभी यहाँ आए उसे वक्त ही कितना हुआ है। अजीब पति है उसका, बिन बताए ना जाने कहाँ चला गया। पर मान लो कुछ बता भी दो तो फिर ये बताओ कि श्रद्धा कौन, और फिर तो बात से बात निकलते हुए कहीं उसी मोड़ पर ना आ जाए, इसके बाद साथ काम करना भी मुश्किल हो। तो फिर बात बदलते हुए बोला, वो बस यहाँ से वापस जाने के बारे में ही सोच रहा था, पता नहीं कब तक रुकना पड़े। वैसे परेशान तो तुम भी लग रहे हो, क्या बात है? नहीं, बस कुछ खास नहीं, मैं भी यहाँ से वापस निकलने के लिए सोच रहा था। युवराज की परेशानी देखकर उसे भी यही लगा कि सुरभि को भी वो बिना बताए आया होगा, अब उसकी फिक्र में परेशान होगा। वैसे जो भी बात हो, युवराज को क्या, वो क्यों बिना बात अपना दिमाग ख़राब कर रहा है? श्रद्धा के कारण तो वैसे दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। श्रद्धा का ध्यान आते ही एक बार फिर युवराज ने उसका नंबर मिलाया तो इस बार एंगेज आ रहा था। इतनी रात को एंगेज, हो सकता है मुझे मिला रही हो, और ये सोचकर फ़ोन काटकर उसकी कॉल का इंतज़ार करने लगा। अर्जुन अभी भी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। श्रद्धा का फ़ोन नहीं आना था तो नहीं आया। अर्जुन और युवराज एक बार फिर
रुल्दू से किसी इंतज़ाम के लिए कहने चल पड़े। पर रुल्दू ने एक बार फिर वहाँ से इस वक्त ना जाने की सलाह दी और फिलहाल के लिए पास के ढाबे से, जो एक लगभग बंद ही हो गया था, किसी तरह खुशामद करके रोटी और दाल का इंतज़ाम कर दिया था। भूखे तो तीनों ही थे, इसलिए पोस्ट पढ़ाई और सामाजिक स्तर को किनारे रखकर खाने पर टूट पड़े। अर्जुन से बात होने के बाद श्रद्धा को थोड़ा ढाढ़स तो बंधा, पर फिर भी उसे युवराज की चिंता सता रही थी। कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है, खाना भी पता नहीं खाया होगा या नहीं। जिस युवराज के घर से जाने के बाद उसे राहत की सांस आती थी, आज उसी के लिए इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी? क्यों उसका ना होना उसे परेशान कर रहा था? फ़ोन भी तो नहीं कर रहा है। एक बार फिर ट्राई करने के लिए फ़ोन उठाया तो देखा कि युवराज की मिस्ड कॉल थी। तुरंत कॉल बैक किया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। अब तो उसकी घबराहट और भी बढ़ गई। वहीं ड्राइंग रूम के काउच पर बैठी उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। आज उसे युवराज में उतनी भी कमियां नज़र नहीं आ रही थी जितना अमूमन उसे लगती थी। ये उसके ना आने का नतीजा था या शायद अभी भी उसके मन में उसके लिए कुछ बचा रह गया था। देर रात इधर से उधर वापस जाने की तमाम जुगाड़ ढूंढने के बाद अर्जुन और युवराज आखिरकार थक कर वहीं ऑफिस में पड़े सोफे पर बैठे तो पता नहीं कब दोनों की आंख लग गई। उन दोनों को वहीं सोता देख बेमन से ही सही, पर रुल्दू भी वहीं कोने में पसर कर सो गया। सुबह 4 साढ़े 4 बजे अचानक हड़बड़ाकर युवराज की आंख खुली। बहुत ही बुरा सपना देखा था। उसने देखा कि श्रद्धा उसे ढूंढने बाहर निकली है और वो उसे पीछे से आवाज़ दे रहा है, पर वो उसकी आवाज़ सुन नहीं पा रही है और बस चलती ही जा रही है। उसका गला सूखने लगा, पर वो फिर भी उसके पीछे पीछे चलता हुआ उसे आवाज़ लगा रहा था। और फिर श्रद्धा पीछे पीछे धीरे धीरे उसकी नज़रों से ओझल हो गई। उस पर श्रद्धा के उससे दूर जाने के एहसास ने उसे इतना बेचैन कर दिया कि उसकी आंख खुल गई। अपनी इस बेचैनी की कैफियत को वो खुद ही नहीं समझ पा रहा था। बस एक ही बात दिमाग में घूम रही थी कि कैसे भी करके घर पहुंचना है। दिल निकलने का इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। वो बगल में लेटे अर्जुन पर नज़र डाली तो बड़े आराम से गहरी नींद में सो रहा था। वो धीरे से उठा, पर फिर भी उसकी आहट सुनते ही वो भी उठकर बैठ गया। एक दूसरे को देखती मानो आंखों ही आंखों में दोनों ने चलने का निर्णय ले लिया। बाहर आकर अपनी बाइक उठाई और दोनों निकल पड़े। पता नहीं क्यों, पर आते वक्त रास्ता इतना लंबा नहीं लगा था जितना अब लग रहा था। रात भर जागने के बाद सुबह श्रद्धा की आंख बस लगी थी कि डोरबेल की आवाज़ से वो हड़बड़ा कर उठ गई। घड़ी पर नज़र पड़ी तो सुबह के 6:30 बज रहे थे। दरवाज़ा खोला तो सामने युवराज खड़ा था। उसे लगा मानो उसकी जान में जान आ गई। ये रात उसके लिए काटना कितना मुश्किल था, ये बस वही जानती थी। रात भर ना जाने किन किन देवी देवताओं से युवराज की कुशलता के लिए प्रार्थना करती रही और अब उसे देखकर उसे कहीं जाकर सुकून मिला है। पर दूसरे ही पल वो एकदम से ही उस पर बरस पड़ी। कहाँ थे रात भर? आपका बढ़िया हिसाब है। दिन भर बाहर रहो या रात भर, ना किसी को बताने की ज़रूरत है, ना ही घर की कोई फिक्र। और फिक्र की ज़रूरत भी क्या है? घर पर एक फुल टाइम मेड जो है ना, श्रद्धा बाई, जो बस नाम की ही पत्नी है। काम से तो वो घर की बाई है। जब जी चाहा आ गए, जब मन में आया निकल गए। वो पता नहीं और क्या क्या बड़बड़ाती रही, पर युवराज को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका ध्यान तो बस श्रद्धा के गालों पर सूखे आंसू की लकीरों और डबडबा आई उसकी बड़ी बड़ी आंखों पर था और उसकी बिखरी हुई लटों पर था। क्या ये सच में मेरे लिए रोई थी? आज उसकी झल्लाहट और गुस्से में छुपे उसके प्यार और फिक्र को वो साफ साफ समझ पा रहा था। गुस्सा करते उलझे हुए बालों को और रुआंसे चेहरे में भी वो आज उसे कितनी खूबसूरत लग रही थी। उतनी तो उसे कभी सुरभि भी नहीं लगी थी। युवराज को एकटक अपनी ओर देखते हुए अचानक श्रद्धा चुप हो गई। फिर बोली, अब अंदर भी आना है या ऐसे दरवाजे पर ही खड़े रहोगे? जैसा आप कहें श्रद्धा बाई जी। कहते हुए शरारत से मुस्कुराया और बड़ी अदा से श्रद्धा के सामने एयर इंडिया के महाराजा की तरह झुक गया। श्रद्धा के लिए उसका यह रिएक्शन बिल्कुल नया और अजीब था। अचानक ही उसके चेहरे पर ना चाहते हुए लगभग आ गई मुस्कुराहट को छुपाने की असफल कोशिश करते हुए वो दरवाजे के एक ओर हटते हुए बोली, हाँ तो आइए, आप ही का घर है। और वो मुड़कर अंदर जाने लगी कि अचानक युवराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और धीमे से बोला, क्या किसी को रात में डर लग रहा था? नहीं तो डरने वाली क्या बात थी? अच्छा, तो किसी को मेरी फिक्र हो रही थी? नहीं तो क्या किसी ने मुझे मिस किया कल रात? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस अभी। श्रद्धा बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, पर युवराज का उसको इस तरह एकटक देखना उसे
असहज कर रहा था। युवराज धीरे धीरे उसके इतने करीब आ गया था कि वो उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। वो हाथ छुड़ाकर जाना चाहती थी, पर पता नहीं किस अदृश्य शक्ति ने उसके पैरों में मानो कील गाड़ कर उसे वहीं रोक दिया था। उसकी पलकें झुकी जा रही थी। युवराज उसे अपने और करीब लाता कि उससे पहले श्रद्धा का फ़ोन बज उठा और वो झटके से युवराज से हाथ छुड़ाकर अंदर भाग गई। युवराज के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे आज एहसास हो गया था कि उसके मन को जिस मीत की तलाश थी वो कोई और नहीं, उसकी अपनी श्रद्धा थी। ये बात आज वो उसे भी बताना चाहता था कि ये कमबख्त फ़ोन बज उठा। पर इतनी सुबह किसका फ़ोन आया होगा? कहीं माँ का तो नहीं? कहीं माँ को तो इससे नहीं बता दिया कि मैं रात भर। ओह नो, इससे पहले माँ कुछ का कुछ समझे, उन्हें सारी बात बतानी होगी। ये सोचते हुए वो श्रद्धा के पास पहुंचा जो श्रद्धा किसी से कह रही थी, नहीं नहीं, अब तो आ गए हैं, पर किसी दिन आना। हाँ भाई, हाँ बता दूंगी, अभी नहीं, समझे? थोड़ी देर पहले श्रद्धा से वो जो कहने जा रहा था वो भूलकर उसके मन में एक बार फिर अनगिनत सवाल खड़े होने लगे थे। उसको अंदर आया देख श्रद्धा ने झटपट फ़ोन रख दिया और बोली, आप फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नहीं अभी नहीं, मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर सोऊंगा, डिस्टर्ब मत करना। रूखे स्वर में वो कहकर बेडरूम में चला गया। कुछ ही मिनटों में युवराज के इन दो अलग अलग रूपों को देखकर श्रद्धा ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वो किसको सच माने। पल भर पहले के उसको प्यार लुटाते, उसे निहारते युवराज को, या अभी अभी चाटे से रूखे स्वर में डिस्टर्ब ना करने की ताकीद करके गए युवराज को। बहुत देर से उसकी आंखों में रुके आंसुओं की एक पतली सी धार उसके गालों को भिगो गई। श्रद्धा से इतनी बदतमीजी से बोलकर युवराज अंदर कमरे में लेटा अभी भी उसी के बारे में सोच रहा था कि क्या उसका सपना सच तो नहीं हो जाएगा। कहीं श्रद्धा सच में उससे दूर तो नहीं चली जाएगी। नहीं, वो ऐसा अब एक बार फिर अपने साथ नहीं होने देगा। लेकिन श्रद्धा किससे बात कर रही थी? उसको देखकर फ़ोन क्यों काट दिया? क्या कल रात उसकी गैर मौजूदगी में वो किसी और का इंतज़ार कर रही थी, उसका नहीं? उसकी झुकी पलकें वही कह रही थी जो वो समझ रहा था, या वो पलकें झुकाकर अपने दिल की बात छुपा रही थी? खैर, अब जो भी हो वो उसको पिछली सारी बातें साफ साफ बता देगा और अपने और उसके रिश्ते की एक नई शुरुआत करेगा। कहीं ना कहीं भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। आज उसे सुरभि की याद नहीं आ रही थी, बल्कि श्रद्धा की हर छोटी छोटी बातें ही याद आ रही थी। उसके इतने बुरे और रूखे बर्ताव के बावजूद आज तक ना तो उसने अपने ना ही मेरे घर में किसी से कुछ कहा। कैसे नाराज़गी के बावजूद उसकी एक एक बात का ध्यान रखती थी, और कैसे मैंने हर बार ऊटपटांग बातें बोलकर उसका दिल दुखाया। बस एक रात की ही दूरी ने श्रद्धा उसके लिए क्या है ये समझा दिया। पर अब वो कभी भी उसकी आंखों से कम अपने कारण आंसू नहीं आने देगा। ये ख्याल आते ही उसका मन जैसे फूल सा हल्का हो गया और वो अब गहरी नींद में डूब गया, उसे पता ही नहीं चला। होटल पहुंचते ही अर्जुन ने सबसे पहले श्रद्धा को फ़ोन लगाया, ये जानने के लिए कि उसका गैर जिम्मेदार पति अभी तक लौटा या नहीं। अगर नहीं तो वो अभी उसे लेकर चाचा जी के पास छोड़ कर आएगा, और अगर आ गया है तो उसे बता दे कि वो अब उस शहर में अकेली नहीं है। उसके लिए वहाँ उसका भाई तो नहीं, पर उससे भी बढ़कर अर्जुन अब मौजूद है। पर जिस तरह श्रद्धा ने एकदम झटके से फ़ोन काट दिया था, उसके मन में शक पैदा कर दिया था कि कहीं श्रद्धा का पति उसके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करता। उस दिन भी कैसे हड़बड़ा के भागी थी आइसक्रीम खाते खाते। मन ही मन अब वो इस बात की तह तक पहुंचने का निर्णय ले चुका था, और इसके लिए उसने वहीं श्रद्धा के घर के आसपास बना घर लेने का इरादा किया। युवराज सोकर उठा तो दिन काफ़ी चढ़ आया था। उठकर बाहर आया तो देखा कि श्रद्धा वहीं हॉल के सोफे पर सिमटी हुई सी सो रही थी। सोते हुए कितनी भोली, कितनी मासूम, पर कितनी उदास लग रही थी। उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। आखिरकार किस बात की सज़ा वो इसे दे रहा था? जब शादी होकर आई थी तो कितनी खुशमिजाज और चंचल थी। माँ कुछ भी बताती या सिखाती थी तो एक एक बात तक पूछती रहती जब तक पूरी बात समझ में ना आ जाए। माँ बताते बताते कभी झुंझला जाती तो कितने प्यार से उनके गले में बाहें डालकर उन्हें मना लेती। तभी तो आज माँ को मुझसे ज़्यादा इसकी फिक्र सताती है। जब से यहाँ आई है तो ये हंसना खिलखिलाना ही भूल गई है। पर बस अब और नहीं, वो उसकी वही हंसी उसके चेहरे पर ला कर रहेगा। उसे एहसास हो गया था कि ज़िंदगी में कोई भी मोमेंट ख़ास नहीं होता, हम हैं जो किसी भी मोमेंट को ख़ास बना सकते हैं। उसने आगे बढ़कर धीरे से श्रद्धा के चेहरे पर बिखरे बालों को हटाया और फिर उसे बड़े यत्न से गोद में उठाकर अंदर बेड पर लिटाकर किचन में चाय बनाने लगा।
उसे ज़ोरों की भूख लग रही थी और वहाँ रखे बर्तन भी बता रहे थे कि श्रद्धा ने भी रात से कुछ नहीं खाया था, पर फिर भी सोने से पहले उसके लिए उसकी पसंद के आलू के पराठे बनाकर रखे थे। उसने अपने और श्रद्धा के लिए चाय चढ़ा दी और प्लेट्स में नाश्ता लगाने लगा। युवराज जब श्रद्धा को अंदर लेटाने के लिए ले जा रहा था, श्रद्धा की नींद तभी खुल गई थी, पर युवराज का दुलार भरा स्पर्श इतना सुखद था कि उसे ये सब एक सुंदर सपने जैसा लग रहा था। और ये सुंदर सपना कहीं टूट ना जाए, इसी डर से वो आंखें बंद किए रही। पर जब युवराज ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर कमरे में आया और उसके कान में धीरे से बोला, उठिए बेगम साहिबा, आपकी खिदमत में बंदा चाय और नाश्ते के साथ हाजिर है, तो उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट ने उसे आंखें खोलकर इस सपने को हकीकत में महसूस करने पर मजबूर कर दिया। उसे लग रहा था कि काश ये पल यहीं ठहर जाए, बस वो युवराज यूं ही बैठे रहे। पर तभी एक बार फिर इस कमबख्त फ़ोन की घंटी बज उठी। इस बार फ़ोन युवराज के ऑफिस से था, पर इस बार श्रद्धा ने जो सुना तो उसको अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो गया था। युवराज ने पूरे एक हफ्ते की छुट्टी ली थी और वो कहीं बाहर जाने की बात कर रहा था, पर कहाँ और क्यों, ये बात उसने पूछी तो नहीं, पर उसके चेहरे पर आते जाते भावों ने श्रद्धा को बता दिया था। फ़ोन रखकर युवराज बोला, श्रद्धा फटाफट पैकिंग कर लो, हम लोग एक हफ्ते के लिए मनाली जा रहे हैं। मनाली? पर क्यों? क्यों? बहुत अच्छा सवाल है, पर इसका जवाब मैं वहीं पहुँच कर दूंगा। कहते कहते उसके चेहरे पर आई शरारती मुस्कान ने श्रद्धा के गालों को लाल कर दिया और उसकी मुस्कुराहट ने युवराज के दिल को एक अलग सी खुशी के एहसास से भर दिया। एक हफ्ते के मनाली प्रवास ने दोनों के दिलों के सारे गिले शिकवों को धो पोंछ कर कहीं बहा दिया था। बचा था तो बस एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार और बस प्यार। इस एक हफ्ते में युवराज ने जितना प्यार श्रद्धा को दिया वो उसका 6 महीने किए गए रूखे व्यवहार पर भारी पड़ गया था। श्रद्धा को तो जैसे जिंदगी की सारी खुशियां उसके पति युवराज के रूप में मिल गई थी। इस बीच युवराज ने कई बार चाहा कि वो श्रद्धा को सुरभीर अर्जुन के बारे में बता दे, पर हर बार श्रद्धा ने उसे ये कहकर रोक दिया कि जो गुजर गया उसके बारे में बात करके वो अपने समय का भी एक पल भी खराब नहीं करना चाहती। मनाली से लौट कर आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि रविवार की सुबह बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए युवराज ने सामने वाले मकान में एक मिनी ट्रक से सामान उतरते देखा। सामान ज़्यादा नहीं था, इससे अंदाज़ा यही लग रहा था कि परिवार छोटा ही है, शायद उन्हीं की तरह न्यूली वेड कपल। मजदूर सामान अंदर रख ही रहे थे कि तभी वहाँ एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से जो शख्स उतरा उसे देखकर उसे एक बार को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो शख्स था अर्जुन, पहले ऑफिस और अब उसके पड़ोस में। अब जब उसके मन में पिछली सारी बातें अपना महत्व खो चुकी थी तो अब अर्जुन के प्रति भी उसके मन के सारे मलाल मिट गए थे। प्यार की तरह अपनी दोस्ती को भी एक बार फिर गले लगाने के लिए वो गर्मजोशी से आगे बढ़ गया और मजदूरों को निर्देश दे रहे अर्जुन को पीछे से एक जोरदार धौल जमाते हुए बोला, साले तो यहाँ भी आ टपका, पीछा मत छोड़ना मेरा। सालों बाद युवराज को उसी रूप उसी दोस्ती भरे अंदाज में देख अर्जुन भी हैरान रह गया, पर फिर पलट कर उसे गले लगाते हुए बोला, न फिलहाल इस जन्म में तो नहीं। और दोनों के गूंजते समवेत ठाकों से मजदूर चौंक कर उन्हें देखने लगे। तभी अंदर से आते एक अधेड़ आदमी ने अर्जुन से पूछा, साहब रसोई का सामान सब लगा दिया है, दोपहर में क्या खाएंगे बता दीजिए। जवाब में युवराज बोला, आज आपके साहब खाना हमारे साथ खाएंगे। तो फिर तय रहा आज का लंच हमारे साथ, तुम भाभी के साथ ठीक 1 बजे तक आ जाना। भाभी के साथ? अब भाभी कहाँ से लाए इसकी? पर कोई नहीं, ये राज भी आज खुल ही जाएगा थोड़ी देर में अपने आप, तब तक सस्पेंस जारी रहने देते हैं। युवराज ने भी सर हिलाकर स्वीकृति दी। आज इतने सालों बाद सुरभि से मुलाकात होगी, भले भाभी के तौर पर ही सही। ये बात अर्जुन को अंदर तक रोमांचित कर रही थी। 1 बजने में भी बहुत समय था, पर आज उसे इतना समय भी कम लग रहा था। इतने दिनों बाद कॉलेज के दोस्तों का मिलना अपने आप में कितना सुखद होता है, और जब बात उन दोस्तों की हो जो दिल के करीब रहे हों तो कहना ही क्या। आज अर्जुन लाख लाख शुक्र मना रहा था कि अच्छा हुआ जो उसने कभी सुरभि से अपने दिल की बात नहीं कही, वरना आज की मुलाकात में ना वो और ना ही सुरभि सहज रह पाती। पर इस सब के बावजूद भी वो कहीं से भी ऐसा नहीं दिखाना चाहता था जैसा कि अस्त व्यस्त दिख रहा था, क्योंकि एक तो वो सुरभि पहले से ही मुंहफट दोस्त थी और अब तो रिश्ता भी भाभी का हो गया है। कोई कसर नहीं छोड़ेगी खिंचाई करने की। सोचते सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। घर जाकर नहाने से पहले घिस घिस कर शेव बनाई, फिर स्क्रब और फेस पैक लगाने के बाद जब आईने में देखा तो सामने नज़र आ रहे इक्का दुक्का सफ़ेद से दिख रहे बालों ने मूड ख़राब कर दिया।
तुरंत पास के सैलून में जाकर हेयर कट और कलर करवाया, फिर आराम से नहा धोकर तैयार हुआ। तो अभी भी 1 बजने में 15 मिनट थे। तभी ख्याल आया, पहली बार घर जा रहा हूँ, खाली हाथ जाना क्या ठीक होगा? सोचते सोचते जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो एक सुंदर से प्लांटर में लगा एक खूबसूरत पौधा और एक चॉकलेट का बॉक्स ले लिया। उसके घर से युवराज का घर महज चंद कदमों की दूरी पर था, पर यह फासला आज उसे मीलों का सफ़र लग रहा था। आखिरकार यह क्षण भी आ गया जब वो युवराज के घर के दरवाजे पर खड़ा था। अर्जुन को लंच पर बुलाने के बाद युवराज ने श्रद्धा को बताया था कि मेरे एक बहुत पुराना दोस्त अपनी सोसाइटी में अपना पड़ोसी बन के आज ही शिफ्ट हुआ है, तो मैंने उसे लंच पर फैमिली सहित बुला लिया है। ये तो बहुत अच्छा किया, चलिए इसी बहाने मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। आप तो जब ऑफिस जाते हैं तो बस वहीं के होके रह जाते हैं। मुस्कुराते हुए श्रद्धा ने उसे मीठा सा उल्हाना दिया। खाने में क्या बनाना है, घर को कैसे थोड़ा और सजाना है, ये सब डिटेल में बताने के बाद युवराज ने पूरा आधा घंटा लगाकर वो क्या पहने ये भी डिसाइड किया। तो श्रद्धा समझ गई कि आने वाले मेहमान कुछ ज़्यादा ही ख़ास हैं, वरना जिस बंदे ने आज तक उसकी कभी तारीफ़ करना तो दूर, गुजरे हफ्ते से पहले नज़र भर के उसे देखा तक नहीं था, वो ये काम करता। सवाल ही नहीं था। पर चलो देखते हैं कैसे हैं उसके ख़ास मेहमान। तभी उसके मोबाइल पर अर्जुन का मैसेज फ्लैश हुआ, आज शाम तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। अब क्या सरप्राइज़ होगा, फिर दिमाग क्यों लगाना, शाम तक की तो बात है। वो भी आज युवराज के लिए, उसके ख़ास मेहमानों के लिए आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। जैसा युवराज ने कहा, उसने उससे भी बढ़कर घर को सजाया। उस दिन देर रात तक जाकर तैयार पेंटिंग को उसने हॉल के सामने वाली दीवार पर लगाया। अधीर सर को दिखाने से पहले वो शायद ऑडियंस पोल भी लेना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि आने वाले मेहमानों की रुचि पेंटिंग में है या नहीं, पर फिर भी जो आंखों को भाए वही अच्छा है। जैसे रिस्पॉन्स की तो उम्मीद कर ही सकती थी। बाहर बालकनी और लॉबी में भी उसने अपनी बनाई छोटी छोटी पेंटिंग्स और आर्ट पीसेस सजाए। एक बार पूरे घर पर नज़र डालकर जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो गई, तब उसने किचन का एक बार फिर मुआयना किया। सलाद को फ्रिज में रखा, सब्जियों को भी धनिया डालकर फाइनल टच दिया और फिर तैयार होने चली गई। इस दौरान युवराज पता नहीं क्या सोचता हुआ बार बार कभी खुद को आईने में देख रहा था तो कभी घर को। शायद दोस्तों के कारण थोड़ा कॉन्शियस हो रहा था। ऐसा तो सबके साथ होता है, उसके साथ भी होने का सोचकर उसने उसे नज़रअंदाज करते हुए अपने काम और फोकस पर करना बेहतर समझा। श्रद्धा बस तैयार हुई थी कि डोरबेल बज उठी। शायद वो लोग आ गए। बाहर बेल बजने के बाद अर्जुन वहाँ खड़ा होकर इंतज़ार करने लगा कि दरवाज़ा कौन खोलेगा। अगर सुरभि ने खोला तो वह खिड़की के कांच से एक बार फिर खुद को देखकर खुद को ही इट्स ओके जस्ट काम डाउन बोला और वहाँ की डेकोरेशन देखने लगा। हैंडमेड पेंटिंग्स और आर्ट पीसेस देखकर उसे हैरानी हुई। सुरभि को पेंटिंग्स का शौक भी था, ये बात आज तक उसे कैसे पता नहीं चली। तभी युवराज ने दरवाज़ा खोला और उसे गर्मजोशी से अंदर लेकर आ गया। अंदर की सुरुचिपूर्ण सज्जा देखकर एक एक बार फिर सुरभि की कुशलता की दाद दिए बिना नहीं रह सका। ये इंजीनियर लड़कियां घर भी इतना निपुणता से संभाल सकती हैं। पता होता तो उस दिन वैसे पैर की शर्त ना लगाता, ना ही इतने दिनों का इंतजार करता सुरभि से अपनी उनकी बात कहने में। अर्जुन को अकेले आया देखकर युवराज को थोड़ा अटपटा लगा, पर फिर जब रहा नहीं गया तो पूछ ही बैठा, फैमिली को नहीं लाए? नहीं, अभी फैमिली को नहीं लाया। वैसे भी माँ पापा का मन अब कहीं दूसरी जगह लगता ही नहीं है। कई बार कहा अकेले मत रहिए, पर यार तुम तो जानते ही हो ना, पेरेंट्स से कब कौन जीत पाया है। माँ पापा अकेले रहते हैं तो फिर तुम्हारी वाइफ कहाँ है? अरे वो तो अभी अपने पेरेंट्स के साथ ही होगी ना, अर्जुन बड़ी गंभीरता से बोला। फिर युवराज के चेहरे पर आते कुछ न समझ पाने जैसे उलझे भाव देखकर जोर से हंसते हुए बोला, यार अभी शादी होने तक तो वही ही रहेगी ना। शादी नहीं की तूने अब तक? पर क्यों बे? सुरभि के हाँ करने के बावजूद उस गधे ने अब तक उसे शादी नहीं की। पूरा ही पागल है क्या? पर यह बात युवराज के मन में ही रह गई, जबान तक नहीं आई। मैं तो पूछ रहा हूँ बे कि क्यों नहीं? ऐसा है, तेरी इस पूछताछ का जवाब देने नहीं आया हूँ। भूख लग रही है, कुछ खिला पिला, भाभी से मिलवा। अरे सॉरी यार, बस 1 मिनट आया, कहते हुए युवराज किचन की ओर लपका। अरे आओ ना, देखो कब से बैठा है वो, और कुछ ठंडा भी ले आओ, फिर थोड़ी देर में खाना लगाएंगे। हाँ आप चलो, मैं बस अभी आई, कहकर श्रद्धा जूस फ्रिज से निकालकर ग्लासेस में डालकर प्लेट्स में स्टार्टर्स डालकर ट्रे में रखकर बाहर जाने लगी। युवराज बाहर आकर उसके पास बैठ गया। आ ही रही है, बस 2 मिनट।
ये 2 मिनट अर्जुन को सदियों से भी ज़्यादा लंबे लग रहे थे। कैसी लगती होगी सुरभि अब मिसेस युवराज बनकर। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था कि तभी दरवाजे पर हलचल हुई और नज़रें उठाकर देखते ही उन दोनों के मुंह से एक साथ निकला, तुम। सामने हाथ में ट्रे लिए सुरभि नहीं बल्कि श्रद्धा खड़ी थी। ओ माय गॉड, तो ये था तुम्हारा सरप्राइज? श्रद्धा खुशी से चिल्लाई। सरप्राइज? ये खुद मेरे लिए शौक से कम नहीं है इडियट। तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारी शादी इस युवराज से हुई है। हे डफर, पहले दिन ही बताया था इनका नाम तो तुम्हें समझ ही नहीं आया था, पर मैं तो समझा कोई और युवराज होगा। अब तुम दुनिया में कितने युवराजों को जानते हो ये मुझे क्या पता जो ये बताती कि ये कौन से वाले युवराज हैं। कभी तो दिमाग लगा लिया करो। इस पूरी बातचीत के बीच जिसे पूरी बात का कोई सिर पैर समझ ही नहीं आ रहा था वो था युवराज। वो कभी श्रद्धा को तो कभी अर्जुन को देख रहा था। एक मिनट, अब यहाँ ये क्या चल रहा है? मुझे कोई बताएगा या आपस में ही बहस होती रहेगी? वो आखिरकार ज़ोर से चिल्लाया। हाँ हाँ क्यों नहीं साले, न जीजा, वो आज कह रहा था ना साले तू मेरा पीछा छोड़ेगा तो सुन, अब तो मैं सच में नहीं छोड़ूंगा। तेरा साला जो बन गया हूँ। ये श्रद्धा मेरे पड़ोस के चाचा जी की बेटी है और मेरी दोस्त, मेरी बहन से भी ज़्यादा मेरी जान की दुश्मन, और तू इसका पति। तो अब इसके साथ साथ तेरी भी खैर नहीं। जब से इसे पता चला है कि मैं भी यही हूँ, जान ले ली है इस लड़की ने। और एक मिनट, तू क्या मेरी बहन को तंग करता है जो ये इतनी खामोश हो गई थी? और एक दिन तो तू रात भर गायब रहा और इसने रो रो कर मेरी नींद उड़ा दी। मैं तो इसे वापस चाचा जी के पास छोड़ने वाला था पर तू आ गया था। पर मैंने इससे कह दिया था कि बता दे अपने पति को कि अब तू अकेली नहीं है, मैं हूँ यहाँ। पर तू कहाँ गायब था रात भर? ओहो, तो श्रद्धा इसी से बात करती थी। ये ख्याल आते युवराज के सीने पर रखा हुआ एक बोझ हट गया। हंसकर बोला, अब एक गधे तेरे ही साथ तो था साइट पर। वातावरण सबकी हंसी से गूंज उठा था कि अचानक अर्जुन बोला, यार अगर तुम्हारी शादी श्रद्धा से हुई हो तो फिर सुरभि की? सुरभि की क्या मतलब? उसकी शादी तुझसे? नहीं, मेरी तो इनफैक्ट किसी से नहीं हुई है ना, अभी ऐसा कोई सीन है। पर तू तो अभी कह रहा था कि वो अपने माँ पापा के घर है। भाई तो जो भी होगी अभी तो अपने माँ पापा के घर पर ही होगी ना। पर वो सुरभि नहीं है, बल्कि अभी तक कोई भी नहीं है। तू तू ठीक रहा, समय से शादी की और देख तुझे श्रद्धा जैसी पत्नी मिली। पर सुरभि वो कहाँ है? वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि सुरभि कौन थी? इतनी देर से इन दोनों की बात सुनने के बाद जो एक बात श्रद्धा को पूछनी थी वो बस यही थी। श्रद्धा की आवाज़ सुनकर दोनों की बातों का सिलसिला मानो एकदम थम सा गया। दोनों एक दूसरे की ओर इशारा करते हुए बोले, ये बताएगा, मैं खाना लगाने जा रही हूँ। तब तक दोनों सोचकर तय कर लो कि कौन बताएगा। कहकर मुस्कुराती हुई श्रद्धा अंदर चली गई और युवराज और अर्जुन क्या बताना है से ज़्यादा इस सवाल के जवाब में उलझ गए कि आखिर अब सुरभि कहाँ है। युवराज की दिलचस्पी ये जानने में उसी पर समाप्त हो गई जब उसे पता चला था कि अर्जुन और सुरभि साथ नहीं हैं। उसको तो उसके मन का मीत मिल गया था, पर अर्जुन को एक नई उम्मीद मिल गई थी। क्या पता शायद उसे भी उसके मन का मीत मिल जाए। और हुआ भी ऐसा ही। दिल के कोने से अतीत का बोरिया बिस्तर बांधते ही शिप्रा के रूप में अर्जुन को भी अपने मन का मीत मिल चुका था। और सुरभि नाम के जिस अतीत में बंधे दोनों दोस्त अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे थे, वो वहाँ श्रीनिवास के साथ कभी का अपना घर बसा चुकी थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है ये कहानी। युवराज और श्रद्धा को तो उनके मन का मीत मिल गया, भले ही उसे पहचानने में थोड़ा समय लगा, पर कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। हम सबके साथ कई बार ऐसा होता है ना कि मंजिल हमारे सामने होती है पर उसे पहचान नहीं पाते और पता नहीं किस मारीचिका की तलाश में भटकते रहते हैं। तो कभी बस दिल की बात कहने के लिए उस खास पल का, उस लम्हे का इंतज़ार करते रह जाते हैं, और कब ज़िंदगी हमारे हाथ से निकल जाती है पता भी नहीं चलता। तो वक्त के साथ जो मिल जाए, जिसे दिल भी अपना माने, उससे दिल की बात कहने में देर नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को कहानी कैसी लगी ये जानने के लिए इंतज़ार रहेगा।